So, hello Bharat sir. Thank you for coming on our platform Ecom Embassy webinars. तो जो लोग नहीं जानते, भरत सर इज founder, co-founder of Nirmalia. And if you are someone who have been following Shark Tank India season 2, तो आई एम श्योर आपने भरत सर को देखा होगा वहाँ पे निर्माल्या के पिच में। एंड आज हम लोग भरत सर से सीखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली ही डिड और कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, अभी क्या प्रोसेस है, आगे का क्या सोच है ब्रांड को लेके, एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ ब्रांड, जो कि नॉर्मली शायद उस पिच सेशन में डिस्कशन नहीं हुआ था। बिकॉज व्हेन ही लाइक समवन इज पिचिंग, तो उनके लिए मोस्टली वो नंबर्स और प्रॉफिट यही सब मैटर करता है, बट बैक एंड में क्या चल रहा है, ब्रांड बन कैसे रहा है, वो उतना क्लियर नहीं होता। तो उसके लिए ही आई अरेंज दिस वेबिनार, जहाँ पे हम डिस्कशन वही सारी चीजें करेंगे कि वो शुरू कहाँ से हुआ और अभी कैसे ग्रोथ हो रही है। तो थैंक यू भरत सर। एंड आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा इंट्रो आप दो कि बिफोर निर्माल्या आप क्या करते थे, क्या आपका बैकग्राउंड है सारा, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो, देन वी विल स्टार्ट। थैंक यू निलय। मेरे को मतलब आई विल ट्राई टू शेयर जितनी मेरे पास नॉलेज है उतनी, और जितने मैं क्वेश्चन आंसर कर पाऊंगा। बट स्टार्टअप इकोसिस्टम में थोड़ी सी रीजनेबल नॉलेज है, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 5 साल से इकोसिस्टम में हूँ। बिफोर स्टार्टिंग निर्माल्या मैं अपनी कंसल्टिंग कंपनी चला रहा था, जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे स्टार्टअप्स को। तो तब भी हम लोगों ने वो वाली कंपनी भी मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करी थी, एंड उसको भी हम लोगों ने एक रीजनेबल लेवल तक पहुंचाया। वहाँ पे हमारे पास 30 लोगों की टीम है जो अकाउंटिंग, आउटसोर्सिंग और कंप्लायंसेस करती है स्टार्टअप्स के लिए। उसके बाद बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत पैशनेट था इकोसिस्टम के लिए, मेरे को हमेशा से दिमाग में था कि मेरे को भी ब्रांड बनाना है या फिर मेरे को भी फंड रेजिंग करनी है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था निर्माल्या का, ये जो हमारे तीसरे फाउंडर है राजीव, उनका था। सो वो 2019 में शिरडी गए थे, जहाँ पे उन्होंने ये प्रोसेस देखा था। ओके। तो जब उन्होंने प्रोसेस देखा तो उनको लगा कि यार ये तो मुझे दिल्ली में भी रेप्लिकेट करना चाहिए, बिकॉज ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार देखा है कि भाई जो वो फूल फॉर एग्जाम्पल मंदिर में चढ़ा के आते हैं, यस। उनको अल्टीमेटली उठा के कूड़े वाली गाड़ी ले जाती है, एमसीडी गाड़ी ले जाती है। तो उनको बहुत ज्यादा उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते थे। तो उन्होंने उसको शुरू करा था अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को सिक्योर करने के लिए। हम लोगों ने जब इसको शुरू करा तो फिर मैंने और सुरभि ने बेसिकली इसको ज्वाइन करा। सुरभि, शी इज माय वाइफ, एंड शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। वो जीएसटी एक्सपर्ट थी जब हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड पहले मैंने सुरभि को बोला कि यू लुक आफ्टर द ब्रांड एंड मैं पीछे सपोर्ट करो, बिकॉज पुरानी कंपनी भी छोड़नी इतनी आसान नहीं है, उसका भी हैंड ओवर देने में आपको पूरा टाइम चाहिए होता है। तो इनिशियली थोड़ा बहुत हमें आइडिया था कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, बिकॉज बहुत सारे D2C स्टार्टअप्स के साथ और फाउंडर्स के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम करा है। उनकी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बन रही हैं, क्योंकि जो भी उनकी स्ट्रैटेजी की फाइनेंशियल वाइबिलिटी होती थी वो सब चीज़ें मैं उनको कमेंट करता था उन सब चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए उनको अपनी स्ट्रैटेजीज मुझे बहुत डिटेल में बतानी पड़ती थी कि वो लोग क्या सोच रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर। तो वहां से हम लोग बड़े पैशनेट थे कि यार हम लोग शायद बना लेंगे अपना ब्रांड। और बिकॉज हम लोग जो भगवान पे जो फूल चढ़ते हैं उसको नरमाल्या बोलते हैं, इसलिए हमने ब्रांड का नाम भी नरमाल्या ही रखा। हम लोग बड़ा डेप्थ में सोच रहे थे कि हम लोग क्या ब्रांड का नाम रखे क्या नहीं रखे। तो हमें इससे ज़्यादा सुंदर नाम नहीं मिला कोई रखने के लिए, तो इसलिए हमने ब्रांड का नाम नरमाल्या ही रख दिया। एंड डोमेन वोमेन खरीद के फिर वेबसाइट वगैरह बना के उसको हमने शुरू किया। तो ये हमारा पूरा का पूरा बैकग्राउंड था कि हमने नरमाल्या कैसे स्टार्ट किया। ओके, सो आई थिंक जो आपका वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में कनेक्शन था, पहले से आप इंडा इतना ज्यादा कनेक्टेड थे, उसी चीज ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी टू ग्रो निर्माल्या, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रॉपर करने में। हाँ मतलब हेल्प करी है, बट देखिए क्या है, बड़ा फर्क है कि आप टेबल के किस साइड में बैठे हुए हैं। दैट ट्रू। ट्रू हाँ ट्रू। हाँ, वो तो मैच देखना और टेबल, मैच प्ले करना हाँ हाँ, बहुत अंतर है। तो टेबल की उस साइड की कहानी बहुत अलग है और दूसरों के नंबर्स पे कमेंट करना बहुत आसान है। और जब आप एक्चुअल में आपको खुद को वो नंबर्स जस्टिफाई करने पड़ते हैं, वो चीज बहुत डिफिकल्ट है। बहुत tough है। तो अब मैं दोनों साइड की स्टोरी समझ सकता हूँ। तो जो मेरा पार्टनर है जो मेरा कंसल्टिंग बिजनेस हैंडल करता है, तो मैं उसको पूरा ओवरव्यू दे पाता हूँ कि फाउंडर के दिमाग में क्या चल रहा है, जिस जिस वजह से उसने तेरे को ये बात बोली है। तो इट हैज बिकम इजियर फॉर मी नाउ टू बोथ टू एनालाइज बोथ द बिजनेसेस। बट क्योंकि मैं नरमाल्या में ही ऑलमोस्ट फुल टाइम देखता हूँ, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती उस साइड जाने की।
ग्रेट। सो सेकंड आई सर, जैसे आपने बोला कि आपको दोनों साइड पता चल गई, सो वाज इट दैट मच डिफिकल्ट कि जैसे आपने बोला कि एक साइड बैठे हो आपको जस्ट कमेंट करना है, इट वाज वेरी इजी, बट अनदर साइड इट इज डिफिकल्ट ऑब्वियसली। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, एक ब्रांड को बिल्ड करना जीरो से बहुत डिफिकल्ट है, बट क्या इतना डिफिकल्ट है कि हर कोई नहीं कर सकता? या जैसे अभी मैंने आपको बताया हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे हैं जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, या हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग करे, और डिजिटल मार्केटिंग सबसे इजी और सबसे फास्ट ग्रोइंग इसको ई कॉमर्स लगता है, बिकॉज राइट। इट्स इजी, समझ में आता है कि तुरंत पैसा आ रहा है, पैसा आपने लगाया और पैसा आ रहा है। सो वाज इट दैट डिफिकल्ट कि ये लोग हर कोई नहीं कर सकता है, या किस तरह के कंस्ट्रेन इनिशियली आपने नहीं सोचे थे और अब एकदम से आए, नॉट एज इन लाइक निर्माल्या ब्रांड जो प्रोडक्ट है या उन सब के अराउंड, बट एज अ बिजनेस आपने कुछ नहीं सोचा, आपको लगा कि बहुत स्मूथ है, देन आपने जब शुरू किया था आपको समझ में आया, नहीं ये इट इज समथिंग जो मैंने शायद ब्रांड शुरू करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था? ऐसा कोई आपके पास थॉट प्रोसेस, ऐसा कुछ इंस्टेंस था? तो देखिए क्या है, एंटरप्रेन्योर में पहले भी था जब मैंने वो वाली कंपनी शुरू करी थी, बट उसमें ना मेरा इंटेंट बहुत अलग था। वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे ब्रांड को बनाने के साथ साथ, बिकॉज इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता है पहले से ही कितनी है, या फिर आपको ये पता है कि आपको आपका टारगेट कस्टमर कौन है जिससे आपको फीस मांगनी है वो वाली, एंड लोग हैं इंडिया में जो आपको हर तरीके की फीस दे देते हैं। देता है। तो बेचना वहां पे भी आसान नहीं था, बिकॉज वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज थी, फाइनेंशियल सर्विसेज हाँ, बहुत ज्यादा पर्सनल इन नेचर होती है, तो इसलिए बेचना वो भी आसान नहीं था मेरे लिए। एंड बीइंग अ सीए ड्रॉप आउट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज बेच के आ रहा हूँ, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए। ठीक है ना? तो हाँ, तो निर्माल्या में तो देखिए क्या है कि जब आप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा जो फोकस होता है ना, वो एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपका दो ही चीजों पे फोकस होता है, एक तो ब्रांड विजिबिलिटी और एक नंबर्स। तो ब्रांड विजिबिलिटी के लिए जो मेरे थोड़े बहुत पहले कॉन्टैक्ट से मैंने उनको यूज करके जहां जहां पे मैं ब्रांड को प्लेस करवा सकता था मैंने वहां पे प्लेस करवाया। फिर हमने जनवरी 21 से अपनी ऑनलाइन की सेल्स शुरू करी थी बेसिकली, और ऑनलाइन सेल्स में मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब बिल्कुल जीरो था मैं शायद से वहां पे। तो कॉन्वर्जेशंस, जैसे दिव्यांश में कॉन्वर्जेशंस होती गई, तो उससे अब थोड़ी बहुत अकल आ गई है कि ऑनलाइन सेल्स कैसे होती है, फिर क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती है। तो देखिए क्या है, जो ड्रॉप शिपिंग है या फिर जो आपको खरीदना बेचना करना है, वो इट इज गुड फॉर क्विक मनी, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म में करते रहेंगे तो शायद मतलब वो चल भी जाएगा। बट एक ब्रांड को चलाने का जो अपना एक मजा है ना, बिकॉज आपका नाम और ब्रांड का नाम सिनोनिमसली यूज होता है। तो आपको कभी कोई भरत के नाम से जानता है बिकॉज आप निर्मालय के फाउंडर हो, और कोई आपको निर्मालय निर्मालय के फाउंडर के नाम से जानता है। तो आपका जब नाम सिनोनिमसली यूज होने लग जाता है ना ब्रांड के साथ, वो एक्चुअली वो मजे वाली गेम होती है कि यार अब लोग जानने लग गए हैं ब्रांड को भी और मुझे भी, फॉर एग्जाम्पल। तो ब्रांड को बिल्ड करने के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये अमन गुप्ता ने भी बोला था शार्क टैंक पे कि एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल। एक ब्रांड को बनाने के लिए आपका बहुत ज्यादा कैश बर्न भी होता है एट टाइम्स, बिकॉज आप हर टाइम सिर्फ सर्वाइवल मोड में या फिर आप हर टाइम प्रॉफिट मोड में रहोगे, तो फिर आपका ब्रांड को वो विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी, या फिर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म गेम हो जाएगा। तो एक स्टार्टअप में और एक नॉर्मल बिजनेस में इंटेंशन का बहुत फर्क आ जाता है, या फिर परसेप्शन का बहुत फर्क आ जाता है। अल्टीमेटली मुझे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, लेकिन या तो मेरे को पहाड़ पे खुद चढ़ना है या फिर मेरे को लिफ्ट लगानी है पहाड़ के अंदर। तो वही फर्क है एक स्टार्टअप में और एक बिजनेस में, कि अल्टीमेटली मैं पहुंचूंगा तो टॉप पे, लेकिन मेरे को लिफ्ट से पहुंचना है कि मेरे को खुद चढ़ के जाना है, वो डिपेंड करता है। ट्रू। तो इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी का जो यूथ है जब शुरू करने जाता है, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, या आजकल जिसको देखो वो क्विक मनी को ही प्रमोट कर रहा होता है, तो राइट। इवेंचुअली जब वो क्विक मनी वाले मॉडल से निकल के लोग एक ब्रांडिंग की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो उनके दिमाग में आता है पहले ट्रेडमार्क कराना है, वेबसाइट को ऐसा बना देना है कि मतलब कस्टमर आए और वो बस क्लिक कर रहा है और ऑर्डर हो रहा है, इतना स्मूथ कर देना है, राइट। प्रोडक्ट राइट। ऐसा होना चाहिए कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हो वो, मतलब उसने कभी कस्टमर ने देखा ना हो, मेरी पैकेजिंग भी सबसे बेस्ट हो, मतलब बहुत सारे थॉट आते हैं। इवेंचुअली मेरे भी आते थे, बिकॉज आई वाज आल्सो इनटू दिस वायरल काइंड ऑफ थिंग फॉर राइट। लॉन्ग टाइम। तो जब मुझे अपना ब्रांड शुरू करना था तो मेरे पास ही बहुत ज्यादा थॉट्स प्रोसेस थे यार, कि इसको कैसे करूंगा, मुझे वेंडर कहाँ से लाना है, बहुत बहुत ज्यादा थॉट।
और राइट आई थिंक उन थॉट्स की वजह से ही हम ड्रॉप कर देते हैं बहुत बार वो आइडिया, राइट क्योंकि राइट वहां पे लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो आपके हिसाब से क्या इतनी सारी चीजें सोचनी चाहिए, या जस्ट स्टार्ट करना चाहिए कि जो भी थॉट है उसको स्टार्ट करो, स्ट्रीमलाइन होती जाती है? तो देखिए क्या है कि ये भी डिपेंड करता है कि अब देखिए क्या होता है, 3 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में भी। एक बंदा कहता है यार मैं रिस्क ज्यादा लूंगा लेकिन मेरे को फायदा भी ज्यादा होएगा। एक बंदा कहता है यार मैं रिस्क कम लूंगा चाहे मुझे फायदा कम हो जाए। एक बंदा कहता है यार मैं दोनों का मिक्स बना के चलूंगा, किसी में लूज कर लूंगा किसी में गेन कर लूंगा। ठीक है ना, उसी तरीके से आपका जर्नी है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ ब्रांड। जब तक आप फंडेड नहीं हो, ठीक है, तब तक आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि यार मैं कितना अपना पैसा इस चीज के ऊपर खराब कर सकता हूँ। अगर ये सक्सेसफुल होगी तो ठीक है, अगर खराब होगी तो कितना खराब होएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी ना हो कि मतलब मैं एक कैंपेन में या किसी चीज में इतना पैसा खराब कर दूं कि मेरे पास अगले दिन के पैसे ही ना बचे ऐड के। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको ना अपना टारगेट कस्टमर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। जैसे जब हमने निर्मालय स्टार्ट किया था ना, तब हमें अपना टारगेट कस्टमर नहीं पता था कौन है। आज की डेट में हमें अपने टारगेट कस्टमर के बारे में बहुत क्लैरिटी है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। तो आपको अपने प्रोडक्ट का यूएसपी और मोड देखना है कि आपकी व्हाट इज द मोड ऑफ योर कंपनी, या फिर आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो जो आपके प्रोडक्ट में, अगर आपका मोड प्रोडक्ट के अंदर होगा ना, तो वो इजीली कॉपी हो जाएगा अनटिल अनलेस पेटेंटेड होएगा। पेटेंटेड में भी लोग वहां पर आके उसको खरीद देंगे कर लेते अल्टीमेटली। हैं। इंडिया इज फुल ऑफ जुगाड़। ठीक है ना। तो लोग अल्टीमेटली इसको घुमा फिरा के खरीदेंगे अगर आपका प्रोडक्ट में मोड है तो आपका जो स्किल होना चाहिए ना बेचने का, या फिर किसी चीज को प्रेजेंट करने का, या मार्केटिंग का जो आपका कम्युनिकेशन है फॉर द ब्रांड एंड फॉर द प्रोडक्ट, वो आपका मोड बन सकता है। बिकॉज वो शायद से आपको एक सर्टेन पॉपुलेशन से बेटर आता होगा। तो हमें हमें अपना मोड पता था कि हमें बेचना आता है, हम बेच लेंगे अल्टीमेटली। कि हमें किस तरीके से बेचना है वो हमें पता है, हमें कैसे बेचना। तो बस उसी उसी के उसी मोड पे हम लोग चल दिए कि यार चल बेचना आता है, देखी जाएगी जो होएगा अल्टीमेटली। फिर किसी से कुछ लिया नहीं हुआ था तो दिक्कत भी नहीं थी। तो इसलिए हम लोग बहुत स्ट्रांग थे अपनी अप्रोच में हर बार कि यार हमें अब ये करना है और हमें यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने निर्मालय में क्या करा, हमने ना एक पैरेलल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू शुरू करा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का। कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से हमें प्रॉफिटेबल रेवेन्यू आएगा और हम उस प्रॉफिटेबल रेवेन्यू को फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में लगा देंगे, जहाँ पे शायद मैं पैसा बर्न ना करूं बट अल्टीमेटली मेरे को अपना वर्किंग कैपिटल घुमाने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हमने उसको बैलेंस आउट करा कि एक तरफ हमें रेवेन्यू आ रहा है तो एक दूसरी तरफ हमारा पैसा कंज्यूम हो जाए वो वाला, चाहे हम खुद के लिए कुछ निकाले चाहे ना निकाले, अभी हमें सिर्फ ब्रांड बनाना है। ब्रांड बना रहा है। ओके सर, सो आपका प्रोडक्ट आई थिंक वो फाइनलाइज जो पहला प्रोडक्ट था वो किस तरह से फाइनल हुआ? लाइक वो जो वहां आपने देखा था वही सेम चीज रेप्लिकेट करी? और वेंडर को ढूंढने में कितना मुश्किल हुआ? आपने खुद ही सारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कर दी है या आप आउटसोर्स करते हो? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी पूरी की पूरी इन हाउस है, हमारा कुछ भी आउटसोर्स नहीं है। और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट था वो हमारे तीसरे जो फाउंडर है राजीव, उनका था। प्रोडक्ट उन्होंने ही बनाया था। और कोविड शुरू होने से पहले उन्होंने अपना एक ब्रांड और रन करे थे विच वाज एन अफोर्डेबल ब्रांड। अफोर्डेबल ब्रांड के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो जो आपका टारगेट कस्टमर होता है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है विच इज अ डिसएडवांटेज। यस, ट्रू। ठीक है, दूसरा वहां पे आपके मार्जिन ज्यादा नहीं होते। तो जब हम लोगों ने एंटर करा बिजनेस में, हमने उस ब्रांड को ही शट डाउन कर दिया। हमने कहा यार हम अफोर्डेबल ब्रांड नहीं चला सकते, बिकॉज वहां पे आपके कॉम्पिटिटर साइकिल और जेड ब्लैक जैसी कंपनीज हैं जिनकी हजार हजार करोड़ की सेल है। जी। तो हमने कहा यार हम लोग इस उसमें नहीं जाएंगे, और उस मार्केट में जाने के लिए आपको मंदिर की हर गली में प्रेजेंट होना पड़ता है, उतना हमारे बस की अभी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी शुरू से इन हाउस थी। जो हमने, तो हमारे वाले प्रोडक्ट में क्या है, हमें लखनऊ का एक इंस्टीट्यूशन है CSIR CMAP, उसके पास पेटेंटेड रेसिपी है फॉर फ्लोरल इंसेंस स्टिक्स। तो हमने उनसे रेसिपी ली थी, बट उनकी भी जो रेसिपी थी दैट वाज नॉट द परफेक्ट वन। इसलिए हमने ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, हमने बहुत ज्यादा रेसिपी ट्वीक करी है अपने हिसाब से टू मेक द राइट प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए क्या है, जो फ्लावर रिसाइकलिंग की जो स्टोरी है ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बिक जाएगी, बट अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई उसको रिपीट परचेज नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है ना।
क्योंकि इतनी इतनी चैरिटी कोई नहीं करता कि मेरे को प्रोडक्ट नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी मैं खरीद लूंगा। ट्रू। तो मेरा ध्यान उस चीज के ऊपर भी ज्यादा होना चाहिए कि यार मेरा प्रोडक्ट में रिपीट परचेज कैसे हो, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे जाके आपकी थोड़ी सी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी या फिर वो आपका कस्टमर बेस बनेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो हमने बहुत ज्यादा वो रेसिपी ट्वीक करी और हम लोग एक्चुअली राइट प्रोडक्ट के ऊपर अराइव एट हुए कि यार ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सही है और हम इससे सेटिस्फाइड हैं, इसकी फ्रेग्रेंसेस अच्छी हैं, लॉन्ग लास्टिंग है और स्टे करती हैं। तो तब हमने उसकी पैकेजिंग, अब पैकेजिंग में भी हमें जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं ना वैसे वैसे हमारी पैकेजिंग सस्ती होती जा रही है। नॉट इन टर्म्स ऑफ की क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है इसलिए पैकेजिंग सस्ती हो गई, वो तो एक फैक्टर है ही। बट जब पेपर एक्चुअली सस्ता था तो हम महंगी पैकेजिंग बनवाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कुछ भी। अब जब हम थोड़े से रिकॉग्नाइज ब्रांड हो गए हैं तो हमारे पास वेंडर्स खुद आ जाते हैं कि जी ये चीज आप इतने में बनवा रहे हो, हम आपको इतने में बना के दे देंगे। तो ग्रेजुअली आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी कम ऑप्टिमाइज होते हो जाते हैं। जाती है। फिर बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ BNI तो मेरे को वहाँ पे एक दो डिजाइनर्स पता थे अच्छे, उन्होंने मेरे डिजाइन और लोगो वगैरह सब चीजें बना दिए, इनिशियल पैकेजिंग भी उन्होंने बना दी। तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आई नहीं, मतलब मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह को काफी यूज करा, चाहे अपने जिस पर्पस के लिए मैंने BNI ज्वाइन करा था उस पर्पस के लिए नहीं करा, दूसरे पर्पस के लिए कर लिया, बट अल्टीमेटली वो यूज हुआ मेरे कॉन्टैक्ट्स फिर। बट आई थिंक आप जो आपने अभी बोला उसका क्रक्स ये है कि नेटवर्किंग इज समथिंग जो आपको शायद शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ ना दे, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो नॉट जस्ट पैसे वाइज, बट इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं इस तरह से हेल्प करता है कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। राइट, आज के टाइम पे जो आपका एसेट है ना वो आपका नेटवर्क है, और कोई एसेट नहीं है मतलब आपका, बिकॉज एवरी एवरी सिंगल थिंग वर्क्स ऑन नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग, नथिंग। ट्रू सर। तो इसके वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने प्रोडक्ट प्लान कर लिया था, आपने पैकेजिंग कर लिया, आपने मे बी शायद वेबसाइट स्टार्ट डेवलप करना शुरू कर दिया होगा, बट वो पहला इनिशियल थॉट से लेके उस वेबसाइट पे पहले ऑर्डर आने तक कितना टाइम था, कितना टाइम आपने लिया वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, थोड़ा सा उसके बारे में। देखो यार, 6 महीने 7 महीने में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा बिकॉज हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी। ओके। अगर हम लोग शायद आउटसोर्स करवाते तो शायद हम उसको 2-3 महीने और जल्दी बना लेते, क्योंकि जो बंदा होता उसको एक्सपीरियंस होता कि यार आप इसके अंदर ये चीज मत डालो, ये चीज डालो जिससे प्रोडक्ट बेटर हो जाए। बट हमने खुद ही अपना उसके अंदर मतलब उसके अंदर हमने सर मारा तो हमें पता था कि चलो 6 महीने 8 महीने लग गए हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। फिर उसको ऑनलाइन ले जाने में हमें ऑलमोस्ट 2-3 महीने और लगे। हमने फोटोग्राफर ढूंढा जो सही तरीके की फोटोग्राफी कर पाए, क्योंकि फोटोग्राफर हो गया, आपका कंटेंट राइटर हो गया, आपका मार्केटिंग का बंदा हो गया, ये सब वो लोग हैं जो एक्चुअल में जस्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो हमें बाय गॉड्स ग्रेस फोटोग्राफर भी ऐसा मिल गया कि जिसने हमारी फोटोग्राफी अच्छी करी और जो प्रोडक्ट को जस्टिस कर देता है। तो अभी तक भी हमारा वही फोटोग्राफर है, मतलब हमें ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। तो बस फिर हमने जनवरी में शुरू करा। ऑब्वियसली जैसे मेरे घर वालों ने भी बोला कि यार 150 रुपए की अगरबत्ती कौन खरीदेगा तुमसे, तो उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था कौन खरीदेगा, आज हमें पता है कौन खरीदता है। तो बस वो एक हिट एंड ट्रायल था, बस हमने वहां से स्टार्ट करा, और जब कोविड की सेकंड वेव आई तब हमने अपने हवन कप को प्रमोट करा एज एन एयर प्योरीफायर, बिकॉज वो एक्चुअल में एयर प्योरीफायर ओके। है। अगर देखा जाए तो उसके अंदर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी नेगेटिविटी को और जो आपके आसपास के माइक्रोब्स हैं उनको किल करता है। तो जब वो हवन कप की सेल हमारी ऑनलाइन सक्सेसफुल हुई तब हमें समझ में आया कि अच्छा ये गेम है, आपको सही तरीके से चीज मार्केट करनी पड़ेगी, बिकॉज नन ऑफ द 3 फाउंडर्स आर फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड। हम भी ये चीज सीख रहे थे कि किस तरीके से चीजें कम्युनिकेट करनी है। तो वो आपकी स्ट्रैटेजी आपको टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कौन सा सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से। तो सर जैसे आपने जो पहला प्रोडक्ट आई थिंक इंसेंस स्टिक के साथ शुरू किया, वो आपका हीरो प्रोडक्ट था या फिर हवन का आपका था जो जिसने वो ब्रेक थ्रू दिया कि हाँ दिस कैन बी समथिंग जिसको हम बहुत बड़ा बना सकते हैं? तो हवन कप एक्चुअली एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट हमारे लिए बन गया, क्योंकि हमें कभी भी नहीं पता था कि हवन कप की मार्केट कितनी है। अगर आज भी मैं इंसेंस की मार्केट सर्च करता हूँ तो मुझे बस ये पता चलता है कि टोटल इंसेंस स्टिक्स की मार्केट कितनी है, मुझे उसके अंदर बाइफरकेशन नहीं पता चलता कि धूप स्टिक की कितनी है, हवन कप की कितनी है। बट हवन कप हमने आइडेंटिफाई करा ग्रेजुअली, और हमने बहुत सारे हवन कप टेस्ट करे, एंड वी डिस्कवर्ड कि यार हम शायद से ना वन ऑफ द बेस्ट हवन कप्स बनाते कंट्री में। तो मे बी दिस इज द रीजन की, और फिर थोड़ी बहुत हमने उस टाइम पे कस्टमर कॉल्स भी करी, कस्टमर फीडबैक भी लिया, तो कस्टमर ने भी हमें बताया कि यार आपका प्रोडक्ट क्यों बेटर है।
तो हम लोग थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो गए वहाँ पे कि यार चलो हमारा हवन का कैन बी अ ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट और कैन बी अ हीरो प्रोडक्ट, जबकि a time period of 6 to 8 months is a very short period to actually identify कौन सा आपका हीरो प्रोडक्ट हो सकता है। तो तो वो चीज है। वो एक्चुअली टाइम के साथ चेंज होता रहता है, बट देयर राइट इज वो हर ब्रांड में एक पहला प्रोडक्ट होता है जो उस ब्रांड को कहीं ना कहीं उस तरह का स्केल कर देता है राइट जहां राइट से वो सारा वे खुल जाता है कि हाँ अब आप 50 प्रोडक्ट भी टेस्ट कर सकते हो, यू हैव समथिंग, वो मोटिवेशन भी आ जाता है, बिकॉज राइट आई थिंक इस गेम में वो सेल का जो डेली एक मोटिवेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट बिकॉज राइट। जिस भी दिन आप सेल नहीं लाओगे वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं प्रोसेस चलता रहता है कि सेल डाउन है, क्या कर सकते हैं। और और फिर क्या है ना, देखिए मेरा तो शुरू से क्या था कि मेरे को फंड रेजिंग करनी है। फंड रेजिंग के लिए जब तक आपके नंबर्स नहीं आएंगे ना, या तो यार देखो आपका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग हो कि आप 2-3 स्टार्टअप करके बेच चुके हो, आप IIT IIM ग्रेजुएट हो, तो फिर आपको प्री सीड लेवल पे फंडिंग मिल जाती है। मिल जाती है। बट जब आप सीए ड्रॉप आउट हो, आपने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है लाइफ में, तो फिर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ता है नंबर्स का कि यार हमने इतने टाइम पीरियड में इतना बिजनेस बिल्ड कर दिया। तो वहां से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ आप शायद कुछ कर लोगे, तब वो आपको हेल्प करते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला मार्केटिंग में आप लोग नहीं थे उतना अच्छे, सो आई एम श्योर कोई एजेंसी हायर करी होगी, कहीं काम कराया होगा। तो हमने हमने कोई एजेंसी नहीं हायर करी। एक हमारे अच्छा, पास डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी थी, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। और अभी तक भी हमारे पास कुछ नहीं था। हमने मार्केटिंग का बंदा लास्ट मंथ हायर करा है, वो भी क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स ने हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस करा कि यार आप मार्केटिंग का बंदा लाओ, अदरवाइज हाँ आपका बहुत ब्रांड अब सही नेक्स्ट होता लेवल पे नहीं जा पाएगा। बट है। हमने हमने ना अपने हवन कप की तारीफ इतनी सुन रही थी कि मैं फॉर एग्जांपल किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पे शिप रॉकेट का फाउंडर आके मुझे बोल रहा है कि यार मैंने आपके ना हवन कप यूज करते हैं, हर रोज मैं अपने घर पे चलाता हूँ। तो उन चीजों ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, और वही सब चीजें आप इन्वेस्टर के आगे भी बोल पाते हो, तो इन्वेस्टर को भी अल्टीमेटली उन सब चीजों से कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आप फिर ग्रेजुअली ग्रो करते जाते हो। वो वाली चीज है। अब नहीं, जैसे आई कैन वाउच। एज ऑन डेट में देखूँ तो हवन कप के साथ साथ एसेंशियल ऑयल भी हमारा हीरो प्रोडक्ट बन गया है। लोग स्पेसिफिकली लोग स्पेसिफिकली सर्च कर रहे हैं कि हिमालय के एसेंशियल ऑयल्स है कि नहीं है अमेजोन पे, क्योंकि हमने उनको डीलिस्ट कर रखा था पहले, बिकॉज उस पर पुरानी पैकेजिंग अपलोड हुई थी इसलिए। ओके, तो आई कैन वाउच फॉर हवन कप्स बिकॉज मेरे पास आ रखे हैं एंड मैंने यूज किया है, मेरी मम्मी ने यूज किया है, वो जलाती हैं डेली, तो हाँ, उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। और आज भी मैं दिव्यांशु से बात कर रहा था कि आई एम गोइंग टू ऑर्डर फ्यू मोर, सो टोटली आई लव योर प्रोडक्ट। अभी मेरे पास इत्र भी आया है जो आपने नया लॉन्च किया है, हाँ जी। एंड वो भी बहुत बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट वाइज आई कैन हाँ, वाउच कि वो अब जो भी आप आंख बंद के प्रोडक्ट देखोगे इट विल बी वंडरफुल। सो आई थिंक एक वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ब्रांड का कि मार्केटिंग भी आप एक एंगल तक कर सकते हो, एक लेवल तक कर सकते हो, उससे कुछ एक ग्रोथ आ सकती है, बट इवेंचुअली जो ब्रांड बनाता है वो आपका प्रोडक्ट ही होता है। राइट 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 राइट। तो आई एम श्योर जो आपने उस चीज पे फोकस किया वो 6 महीने दे के, वो आपको अगले 6 साल 10 साल तक फायदा देने वाली है। एंड अब अभी बीच भी में ना, हमने यस यस अभी भी हम लोग यही करते हैं, जब तक हम लोग खुद नहीं पूरे सेटिस्फाई हो जाते ना प्रोडक्ट से, तब तक हम उसको लॉन्च ही नहीं करते। पहले हम लोग उसको पूरा 2-3 महीने 4 महीने, मतलब मैं उल्टा अपनी टीम के पीछे पड़ा रहता हूँ, सुरभि और राजीव के पीछे, या तुम्हें 6 महीने हो गए प्रोडक्ट का लगाते हुए, तुम कब लॉन्च करोगे उसको। तो जब तक वो लोग खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते ना प्रोडक्ट के पीछे, तब तक वो लोग लॉन्च नहीं करते उसको। तो अभी बीच में सर आपने बोला कि आपको क्लियर था कि फंडिंग लेनी है, तो व्हेन यू स्टार्टेड तो पहले से ही डिसाइडेड था फर्स्ट डे से कि इसको उस तरह से लेके जाना है कि वी हैव टू गेट फंडिंग। ओके। तो फर्स्ट जैसे डिसाइडेड इसलिए था बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको पहाड़ का एग्जांपल दिया कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, तो मुझे खुद चढ़ना है कि मुझे लिफ्ट से जाना है। तो एक स्टार्टअप क्रिएट करने में ना फंडिंग वो लिफ्ट का काम करती है। दो आपको हर साल या हर महीने मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखानी पड़ती है, एंड उसके लिए आपको 24 में से 48 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन जब वो चीज सक्सेसफुल होने, देखिए ब्रांड का मजा क्या है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड का मजा है जो ब्रांड की वैल्यू है। मैं आपको ना एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बहुत टाइम पहले एक घी आता था, उसका नाम था रथ। रथ घी करके आता था, उसका डब्बा होता था ऐसे हाँ प्लास्टिक। तो उसमें क्या था कि एक बड़ी कंपनी ने आके वो पूरी घी की कंपनी खरीद ली। जो उसका ट्रेडमार्क था ना, वो प्रॉपर वो उसके ओनर के नाम पे था। तो वो बाद में गए उसके ओनर के पास कि यार आपने हमें ये तो दिया ही नहीं, इसका जो ट्रेडमार्क है, कहते ये तो अलग से बिकेगा।
तो उसने 75 करोड़ रुपए का अलग से वो ट्रेडमार्क बेचा। तो वो ब्रांड ब्रांड की नेम का। वैल्यू, हाँ, तो और ब्रांड की वैल्यू स्टार्टअप में स्पेशली रिफ्लेक्ट होती है इक्विटी में, जो आपकी कंपनी के शेयर हैं। तो इक्विटी की वैल्यू बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ द ब्रांड, एंड अल्टीमेटली आप, फाउंडर कैसे कमाता है, फाउंडर अल्टीमेटली अपनी इक्विटी के थ्रू कमाता है। सैलरी वगैरह से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस जोन में होता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि सैलरी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसको उसका ध्यान सिर्फ वैल्यू क्रिएशन पे होता है कि मैं क्या वैल्यू बना रहा हूँ। तो फिर आपने किस टाइम पे सबसे पहली फंडिंग उठाई, और इफ यू कैन टेल अबाउट द नंबर्स, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे पहली फंडिंग कब उठाई है और उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, वो कब कब आपने फंडिंग ली है, थोड़ा सा उसका आइडिया अगर देते मैंने ना यार एक्चुअली जुलाई 21 में पिच करना शुरू करा था इन्वेस्टर्स को, जब मेरी सेल्स आई थिंक देवर नियरली 5 और 6 लाख रुपीज अ मंथ। ठीक है, तो उस, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 11-12 इन्वेस्टर्स को पिच करा था थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। एंड ये ना मेरे साथ स्कूल में होता था, तो आई वॉज नेवर गुड इन स्टडीज। तो जब एग्जाम का रिजल्ट आता ना, तो एक ही दिन पांचों सब्जेक्ट का रिजल्ट आता था और मैं पांचों में फेल होता था। ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पे भी वही केस हुआ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल थ्रू 10 डेज मैंने 11 इन्वेस्टर्स को पिच करा, और 11 के 11 ने एक ही दिन मना कर दिया। एंड उस टाइम पे आपको शौक लगता है कि यार मतलब कभी कुछ होगा कि नहीं होगा लाइफ में। बट ठीक है, मतलब देन आप पे कहीं ना कहीं से कुछ पर्सनल कांटेक्ट निकलता है, एंड थ्रू अ पर्सनल कांटेक्ट मैंने यूएस से एक छोटा सा चेक उठाया था ऑलमोस्ट 37.25 लाख का। तो वहां से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार देखते हैं, मतलब, और एक्चुअल में हमारी ग्रोथ वहां से शुरू हुई थी। तो सितंबर 21 में हमने थोड़ा सा अपना फंडिंग रेस करके हमने वहां से अपनी ग्रोथ शुरू करी थी। एंड हम उसको एक अच्छे रिस्पेक्टेबल नंबर्स तक लेके आए थे बिफोर वी रेज आवर सेकेंड राउंड। तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे एक्सेलरेटर का भी रहा था। सो हडल हडल इज एन एक्सेलरेटर जो D2C स्टार्टअप्स के लिए बड़ा फेमस है, एंड बहुत चुन के वो लोग अपने पास स्टार्टअप्स लेते हैं। एंड उनके पास भी मैं रेफरेंस के थ्रू ही पहुंचा था, तो अल्टीमेटली मेरे लिए नेटवर्किंग ही काम आ रही थी हर जगह, जो भी मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे। तो उन्होंने रेफर कर दिया, तो हडल ने फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट कर लिया कि चलो वी डोंट हैव अ स्टार्टअप इन दिस कैटेगरी, सो वी विल टेक इट फॉरवर्ड। तो फिर अल्टीमेटली अप्रैल 22 में जाके मेरे पास मेरी पहली बड़ी टर्म शीट आई, जहाँ पे मेरे को 5.5 करोड़ का राउंड रेज करना था। सो वी वेंट फ्रॉम रेजिंग 40 लाख रुपीज टू 5.5 करोड़। और फिर, तो अब एक्चुअली क्या होता है कि आपको लगता है कि यार टर्म शीट लाने में मेरे को सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, नहीं, एक्चुअल मेहनत उसके बाद स्टार्ट होती है, जब आपको ड्यू डिलिजेंस हैं। पूरी कंपनी की करवानी है अपनी, और फिर आपको इन्वेस्टर से नेगोशिएट करना है, और फिर आपको पैसे मंगवाने हैं। तो और मैं, हमारे साथ तो ऐसे हुआ कि वन ऑफ द इन्वेस्टर्स जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का चेक डालने वाला था, वो ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस बैकआउट कर गया कि यार हमें ना कन्विक्शन नहीं आ रही, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग भी हो चुकी है। उसमें भी उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग आपको अप्रूव कर चुके, सब कुछ हो चुका है। हमने उनसे सिर्फ टर्म शीट मांगी थी और वो कहते हैं नहीं यार हमें कन्विक्शन नहीं आ रहा। तो ऐसा भी होता है कि इवन इवन सो वन ऑफ द स्टार्टअप्स जो हमारे साथ ही था, पर उसमें क्या कहते हैं हार्डल में, उनका तो SSH साइन करने से एक दिन पहले एक इन्वेस्टर बैकआउट कर गया था। तो ये भी चीज होती है, तो आपको कंटिन्यूअसली सारे इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है जब तक आपका राउंड नहीं क्लोज हो जाता। तो राउंड क्लोज करते करते आपको छोटा, फॉर एग्जांपल 5.5 करोड़ का राउंड क्लोज करने में भी आपको डेडिकेटेडली 5 महीने चाहिए। आप कुछ और सोच ही नहीं सकते उस टाइम पे। बड़े राउंड्स में तो ऑलमोस्ट साल 1.5 साल लग जाता है आराम से, मतलब जैसे जो स्विगी या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज राउंड रेज करती है फॉर 100 मिलियन प्लस, फाउंडर्स 1-1 साल तक इंडिया नहीं आते, बिकॉज इतने बड़े बड़े राउंड सारे आउट ऑफ इंडिया से रेज किए जाते हैं यूजुअली। तो फाउंडर्स 1-1 साल इंडिया ही नहीं आते, वो लोग बाहर बैठ के अपने राउंड रेज कर रहे होते हैं। तो मतलब वो काफी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, और आपको फॉर एग्जांपल लगता है कि आपकी पेशेंस यहाँ पे है, तो फंडिंग में आपकी पेशेंस यहाँ तक टेस्ट हो जाएगी। तो वो ऐसा प्रोसेस है। हाँ देखिए, ऑब्वियसली पैसे निकलवाना इन्वेस्टर्स में वो सीरीज में, और जो आजकल दिखा देता है TVF, वहां पे मे भी आसान लगता होगा थोड़ा बहुत। फर्स्ट सीजन में तो बहुत आसान लग रहा था, सेकंड में तो उन्होंने दिखा दिया रियलिटी, बट इवेंचुअली जैसे आपने बताया अभी उतना भी आसान नहीं है। और अभी तो हम जैसे सुन रहे हैं कि फंडिंग विंटर आ गया है, अब तो और मुश्किल हो गया है, रिसेंट जो भी सिनेरियोज हुए।
तो इस टाइम पे आई थिंक जो भी नया शुरू कर रहा होगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले है कि अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाओ और इस तरह से प्रेजेंट करो कि जब वो इवन इन्वेस्टर के पास जाए तो आई थिंक इन्वेस्टर ने सुना हो आपका ब्रांड का नाम पहले हाँ, तो वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। राइट राइट। तो वो बिल्कुल है कि इन्वेस्टर ने अगर बाई चांस पहले सुना है आपका नाम, बट देखिए क्या है, एक ब्रांड को उस लेवल पे लेके जाना जहाँ पे आपके इन्वेस्टर ने नाम सुना, वो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इट इज वेरी इजी सेड देन डन। वो बहुत इजी है। इन्वेस्टर्स मतलब आपका नाम ऐसे ही फेमस नहीं होता। आपको उसमें मार्केटिंग में स्पेशली आपको पैसा बर्न करना पड़ता है। हम हमारा शुरू से क्लियर था। मैंने जैसे दिव्यांशु को बड़ा शुरू से बोल रखा था, यार हम लोग ना सिर्फ सेल्स पे फोकस करेंगे। वो कहता सर ब्रांडिंग पे। मैंने कहा भाई ब्रांडिंग पे पैसा खर्चने को नहीं है मेरे पास। मैं इतना पैसा डालूंगा तो मुझे इतनी सेल आनी ही चाहिए। तो हमने अपने शुरू के 2 सवा 2 साल हमने अपना रोआस पे भी सैक्रिफाइस नहीं करा कि यार मेरे को इतना रोआस चाहिए, चाहे सेल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। मेरे को पता है मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ। ठीक है ना। वो ठीक है, वो हमारे पास शायद से और चैनल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रेवेन्यूज ऐसे थे कि वहां से हमें अच्छे नंबर्स मिल गए इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करने के लिए। ऑनलाइन सेल्स हमारी पोस्ट शार्क टैंक जाके इवॉल्व हुई है कि हाँ मतलब शार्क टैंक हैज गिवन अस अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ हम इस नंबर पे पहुंच सकते हैं और या फिर इससे ऊपर भी जा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अभी शार्क टैंक का भी सर एक मैंने पूरा सोच रखा है क्वेश्चन आयर, तो वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे अभी एंड में। सो उससे पहले था कि सर जैसे आपने सेल शुरू कर दी, अच्छा रेवेन्यू आने लगा, प्रॉफिटेबिलिटी थी, बैकएंड में कौन कौन से आपको इश्यूज आए जो आपको लगता है कि आई थिंक हर एक D2C ब्रांड में होते होंगे वो इश्यूज जब वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ के ऊपर ग्रो कर रहा होता है, तो वो कौन से ऐसे इश्यूज थे जो लाइक हर एक को होते हैं, और जो भी यहाँ पे लोग हैं आप उनको बताना चाहते हो कि ऐसे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कुछ ऐसे अगर आपके पास इंस्टेंस हो तो बताने के। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो भूल जाइए। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो कब आएगी आप भी नहीं जानते ये। ठीक है, क्योंकि आपके बाकी एक्सपेंसेस आपको मार डालते हैं। आपकी टीम की कॉस्ट है, आपकी रेंटल की कॉस्ट है, वो सब आपको मतलब इट एक्चुअली किल्स ऑल द मनी दैट यू हैव। जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं वो ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिटर कभी कभी आपको, आपके कॉम्पिटिटर के पास अगर ज्यादा पैसा है तो वो पूरी कोशिश कर लेगा आपको नीचे दबाने की। हमारे कॉम्पिटिटर ने कर ली है पूरी कोशिश हमें नीचे दबाने की। ठीक है। जो सेकंड बड़ा चैलेंज आता है वो पैकेजिंग का आता है। जो आपकी पैकेजिंग टीम है, आप जो आपके कंट्रोल्स है ना, अगर वो सही तरीके से सेट नहीं है, सो ये एक कह सकते हो कि अपनी गलतियों से हम लोगों ने सीखा है कि हमें सिस्टम्स पे काम करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। फर्स्ट डे आपका आपका ध्यान सारा का सारा नंबर्स पे होता है, तो आप यूजुअली उनके ऊपर ध्यान देते नहीं हो। तो आपको सिस्टम्स पे अब जैसे अब जाके मुझे समझ में आया कि एक WMS की एक OMS की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो अब जाके मैं फॉर एग्जाम्पल उसको इम्प्लीमेंटेशन में डाल रहा हूँ। बट इस स्केल पे क्या होता है कि आधे से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की आदत खराब हो चुकी होती है। तो वो आदतें बदलने में मुझे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आपके पास आप अपना इंटेंट सिस्टम बनाने में रखो, बिकॉज फिर आपकी जो ग्रोथ है ना वो रोबस्ट होएगी। आप लोग हिलोगे नहीं अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी मुश्किल आती है तो अब जैसे शार्क टैंक में हमारे साथ हुआ कि जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने ज्यादा बढ़ गए तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हमारे पास कस्टमर्स से कि यार आपने ये नहीं भेजा, उसमें ये रह गया, एम्प्टी बॉटल आ गई एसेंशियल ऑयल की, ये हो गया वो हो गया। तो अब हमें समझ में आया कि यार हमारे पास सिस्टम बनाने का हमें टाइम ही नहीं मिला। तो हमने सिस्टम नहीं बनाए, अब हम लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट आई थिंक वो लर्निंग होती है हाँ नहीं, हर लर्निंग एक है, ब्रांड ऑब्वियसली की। लर्निंग है, राइट। तो एक सर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपने बहुत डेडिकेटली किसी प्रोडक्ट पे मेहनत करी हो और आपको लगा हो कि यही प्रोडक्ट है जो शायद मुझे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है मेरे ब्रांड को, एंड देन वो ड्रास्टिक फेल हुआ हो, कोई ऐसा। मतलब ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट था जो हमें अच्छी खासी सक्सेस दे सकता था, बट ड्रास्टिक फेल नहीं हुआ वो। शायद से हम लोगों ने उसको बीच में छोड़ दिया। अभी तक हमने जो जो प्रोडक्ट सोचे या फिर हमने प्लान आउट करे वो हमने लॉन्च करे। बट एक ऐसा डिफ्यूजर था, इट वाज अ डिफ्यूजर जो आपका मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो जाता है, एंड वो हमने US में देखा था। तो हमें था कि हम इसको बनवा लेंगे, बट उसकी जो बनाने की कॉस्ट थी वो इतनी ज्यादा हाई थी कि हमारा दिमाग ही नहीं काम करा उसके आगे। दो दो वी हैड मनी, बट हमारे पास फिर भी दिमाग नहीं काम करा कि यार हम 25 लाख रुपए एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे इनिशियली कैसे खर्च कर दें, जबकि हमें ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार होगा, और जितने में बन के तैयार होगा मैं उसको बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा उस हिसाब से। तो आपको आपके मार्जिन बहुत
डेलिकेटली कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वही आपका सर्वाइवल का मोड बनेगा आगे तक। तो फेलियर हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लॉन्चिंग के बाद ऑनेस्टली कभी नहीं हुआ अभी तक, बाय गॉड्स ग्रेस। बट हाँ, हमने प्रोडक्ट सोचा था, हमने उसको कंप्लीशन स्टेज तक नहीं लेके गए, इसलिए वो फेल हो गया। अभी भी उसके 2 डब्बे पड़े थे मेरे रूम में, मैंने बनाया नहीं वो प्रोडक्ट आज तक। तो यहाँ पे कभी ये नहीं सोचा था कि चाइना से सोर्स कर दिया जाए? ऑनेस्टली कभी इतना दिमाग चला ही नहीं, मतलब अभी तो हमें ना, मतलब फिर हमें ये भी चीज रियलाइज हुई कि यार जब हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही दम है कि वो ग्रो कर सकता है अभी और ज्यादा, तो हम लोग अभी और एसकेयूज लॉन्च कर देंगे तो हमारा भी दूसरे ब्रांड्स की तरह हाल हो जाएगा कि ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी चीजों की। तो हमें, क्योंकि इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, हमें हमें ओवर इन्वेस्ट नहीं करना इन्वेंट्री के अंदर। तो हमने कहा यार हम पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, हम लोग उसकी सेल बढ़ाएंगे, एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, और उसके बाद हम उसको बेचें, मतलब उसके बाद हम नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। तो अभी आपने ओवर स्टॉकिंग की बात करी, उसको पूछता हूँ सर, जैसे डेड इन्वेंट्री जैसा कभी आपने देखा किसी आपके प्रोडक्ट का ऐसा हुआ हो कि काफी इन्वेंट्री उसकी आई और फिर नहीं निकल पाई ड्यू टू एनी रीजन, अकाउंट बैन हो जाता है, काफी कभी कुछ हो जाता काफी खरीदने के पैसे ही नहीं थे हमारे पास कभी भी। है? तो ओके, सो आप कितना प्लान करके रखते हैं अपना नेक्स्ट, कितने डेज का या कितने हम वीक का हम प्लान करके मैक्सिमम रखते 2 महीने का इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास, हम उससे ज्यादा का इन्वेंट्री रखते ही नहीं है। हमारी कभी कभी जैसे अब थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि दिवाली पे हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होके बॉक्सेस बनवा लेते हैं और फिर बॉक्सेस हमारे बच जाते हैं बाद में। हैं? ओके। ठीक है ना, तो वो है कि लेकिन चलिए ठीक है, वो सीजनल चीज है, वो इस सीजन में नहीं तो नेक्स्ट सीजन में निकल जाएगी ग्रेजुअली। निकल जाएगी। तो बट हाँ, आपका उसके अंदर पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो आई वुड से कि इनिशियली चाहे आपको पर परचेज प्राइस ज्यादा पड़े पर यूनिट, बट आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत हो कि इसमें तो आप झंडे गाड़ दोगे कि आप इसको बेच ही दोगे अल्टीमेटली। ऐसा कुछ नहीं होता, वो जब बिकना शुरू होता है जब सामने आती है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा इस वजह से आया है क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वायरल को ही एज अ इन्वेंट्री मॉडल किया होगा। दे सोर्स इट, दे कीप इट एट वेयर हाउस और फिर वो शिप करते हैं, जो हम्म। कि एक ब्रांड कर रहा होता है, बस इवेंचुअली वो प्रोडक्ट में कोई ब्रांडिंग नहीं होती। राइट वहां पे राइट। बहुत बार मेरा खुद का ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ड्यूरिंग कोविड, जहाँ पे मेरे पास इतना स्टॉक था कि मैं वेयर हाउस जाना बंद कर दिया था। मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आने लगते थे रात को, मुझे मेरे ही प्रोडक्ट दिख रहे होते थे मेरे रूम में रात में। तो मैंने इतना डेड स्टॉक देखा है और उस वजह से मैं इतना भी परेशान हो चुका हूँ। सो आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन कि लोग इंडिया में ना क्विक मनी के ऊपर भागना शुरू किए, मेहनत नहीं करने। राइट सो मेरा पूछने का रीजन ही ये था कि लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से वो प्लान करना होता है। जैसे फॉर नाउ मैं, मेरा अगर जो भी साइकिल है ऑर्डर प्रोडक्ट का आने का, सोर्सिंग का, अगर वो 15 दिन का है तो आई ट्राई टू कीप एटलीस्ट 1 मंथ की अपनी हाँ इन्वेंट्री। हाँ। एंड उस बीच में आई मेक श्योर कि जितना भी मेरे ऑर्डर आ रहे हैं उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर जल्दी से जल्दी लगा दूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ब्रांडिंग, ब्रांड को लेके। राइट। तो दैट इसी वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट सर, एक जब मैंने शार्क टैंक का एपिसोड देखा था, उस टाइम आई थिंक वो पिच ऐसी हुई थी, उसमें एक कन्वे हुआ कि आप लोग मतलब वो प्रोडक्ट, आई थिंक सबसे पहला जो आपने बोला कि फूल से रिसाइकिल राइट। करके बनता है, सबसे जो मार्केटर थे या फिर आई थिंक जो इस लाइन में थे, सबसे पहला थॉट प्रोसेस था कि आपकी रॉ कॉस्ट तो जीरो होगी, हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हाँ सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रॉ कॉस्ट एक्चुअली होती होगी, आई एम श्योर जीरो तो नहीं है। सो वो कहाँ कहाँ पे होती है? देन आप, आई थिंक वो जो आप फ्लावर लेते होगे उस टेम्पल के अलावा भी आपको लेने पड़ते होंगे, बिकॉज मे बी द क्वालिटी, बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस का कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। तो रॉ कॉस्ट आपकी अप्रोक्सीमेटली, अगर आपका लाइक 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा है या 100 रुपए का मान लेते हैं बिक रहा है, उसमें कितना परसेंट कॉस्ट आपकी रॉ कॉस्ट में जाती होगी उस प्रोडक्ट के? तो देखिए क्या है कि ये चीज बोलने के लिए तो बहुत सही है कि हमारा रॉ मटेरियल फ्री का है, बट वो एक्चुअली फ्री का नहीं है। जो हमारी उसमें कलेक्शन और सॉर्टिंग कॉस्ट है एंड द स्पेस दैट वी नीड फॉर सॉर्टिंग दैट वेस्ट, वो इतनी ज्यादा ह्यूज है कि वो हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट को नॉर्मल प्रोडक्ट से 5 गुना पे ले जाते हैं कम से कम। इसीलिए दैट वाज ऑल द बिग रीजंस कि हमने अफोर्डेबल में अफोर्डेबल छोड़ के प्रीमियम में हम लोग स्विच करा, क्योंकि हम लोग उसको अफोर्डेबल में बेच नहीं पाते। एंड फॉर एग्जाम्पल क्या है ना कि आप आधी चीज क्लेम कर पाओगे, फिर आप पूरी क्लेम नहीं कर पाओगे। अभी हम लोग पूरी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो
जो फ्लावर को इकट्ठा करने की जो कॉस्ट है, ऑनेस्टली अभी तक हमें और जगह से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मंदिरों में ही अभी तो हम कितना हम 300 मंदिरों से फूल उठाते हैं सिर्फ। दिल्ली में 25,000 रजिस्टर्ड मंदिर है। अगर मैं सबसे फूल उठाने लगूंगा तो मेरे को उसके लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। अभी भी आप कभी मेरी फैक्ट्री आओगे तो मेरी फैक्ट्री में पूरा पहाड़ लगा हुआ है सिर्फ कपड़ों का, जो भगवान की पोशाक होती है, क्योंकि हम उसको रिसाइकिल नहीं कर पाते। क्योंकि मंदिर को तो ये हो जाता है कि यार कोई बंदा कुछ उठाने आ रहा है तो उसको सब कुछ ही दे दो। मतलब हनुमान मंदिर की चीजें हम लोग उठाते हैं ट्यूसडे को रात को या वेंसडे को सुबह, तो 3-3 कट्टे पूरे सरसों के तेल के हमारे पास वो पैकेट भर भर के होते हैं। तो वो हमारी लेबर ले जाती है, उसको काम आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो जो हमारी कलेक्शन कॉस्ट है और सॉर्टिंग कॉस्ट है वही हमारी इतनी ज्यादा है कि हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 5 गुना हो जाता है नॉर्मल प्रोडक्ट से। बट ठीक है, मतलब उसके बाद हम ये भी बोल पाते हैं कि यार हमें क्यों ये वाला प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए, वो हमारे लिए थोड़ा सा बताना आसान हो जाता है। यूनिट इकोनॉमिक्स की जहाँ बात है, देखिए एफएमसीजी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो ना, तो आपके पास मिनिमम 65% से 80% तक का ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए। व्हेन आई से ग्रॉस मार्जिन, तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइमरी पैकेजिंग उसके अंदर इंक्लूड हो गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। तो उसको इनटू मिनिमम 4x या 5x आप करके बेचोगे, तब जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। ये मैं आपको सर्वाइवल की बात बता रहा हूँ। मतलब कमाना तो अभी बहुत आगे है, मतलब हाँ। तो मिनिमम 4x करके तो आप सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आपके बाकी खर्चे बहुत अरे ज्यादा बच्चे ले आएंगे बाद में। है। शैलेंद्र, शैलेंद्र प्लीज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक प्रोडक्ट की 25% कॉस्ट है। 25% कॉस्ट के ऊपर 35 से 40% मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। 65% के ऊपर मेरी 10 से 15% शिपिंग कॉस्ट है। 75% के ऊपर मेरे 15% के बाकी खर्चे हैं। अल्टीमेटली मैं 10% के साथ बचता हूँ, वो भी मेरा इधर उधर डाइल्यूट हो जाता है। कभी रिप्लेसमेंट आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो मिनिमम 25% पे तो आप सर्वाइव कर पाओगे कि हाँ मैं प्रोडक्ट शायद मैं इसको बेच के अपना सर्वाइवल और ब्रेक इवन पे आ सकता हूँ। और कभी फॉर एग्जांपल फेसबुक का मूड खराब हुआ, उसने रिवायस ऊपर नीचे कर दिया, तो वो भी गया आपका काम से। ठीक है ना, तो वो वाली चीज है। तो एक सर आपने बोला टीम को मैनेज करना, बनाना। आई एम श्योर किसी भी ब्रांड के लिए टीम बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसको इवेंचुअली एक आपका प्रोडक्ट और एक आपकी टीम बनाती है। हम तो सिर्फ आइडिएशन करते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि वो चीज़ अप्लाई हो, बट इवेंचुअली टीम सारा कुछ कर रही होती है। तो एक मैंने आपके उसमें देखा था पिच में कि ऑल वुमेन टीम है जो काम कर रही होती है। तो ये कहाँ से थॉट आया, एंड देन इज इट समथिंग जो आप अगर अपने ब्रांड के स्टोरी के साथ लगाते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो आपको फायदा देता है कहीं पे किसी पॉइंट पे? इस मतलब ये थॉट कैसे आया और इसका क्या आपको फायदे मिल रहे हैं? तो जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है ना, अगरबत्ती इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंटली वुमेन लेड बिजनेस है, आप एक तरीके से लगा लो। मतलब इस पूरी इंडस्ट्री में बी एड साइकिल अगरबत्ती, बी एड जेड ब्लैक अगरबत्ती, बी एड मंगलदीप, एनीथिंग, इनके यहाँ पे वर्कफोर्स मिनिमम मतलब 80% वुमेन वर्कफोर्स होती है। और क्या है कि देखिए औरतों को ना भगवान ने पेशेंस दी है, ठीक है। तो जो पेशेंस फ्लावर सॉर्टिंग के लिए चाहिए ना, या फिर जो एक्चुअल में उसके लिए चाहिए, वो आदमी तो नहीं कर सकता, आने नहीं है। ठीक है ना। वो औरत ही कर पाएगी। तो इसलिए हमें ये थॉट आया था कि हम लोग वुमेन एम्प्लॉय करेंगे, और फिर हमने ग्रेजुअली इसको स्टोरी में बिल्डअप करा। तो आज भी मैं अपना कस्टमर को होल्ड देखूं तो 80% कस्टमर मेरा उसको शौक की वजह से और अच्छे प्रोडक्ट की वजह से खरीद रहा है। बट 15-20% कस्टमर मेरा वो भी है जो उसको वुमेन एम्पावरमेंट या फिर एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से खरीद रहा है। फिर उसको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, तब वो जाके बाकी 80% में मिल जाता है। तो ऑब्वियसली उन सब चीज़ों से फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, मतलब उसको ऑनेस्टली अभी तक हम लोग उसको उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस तरीके से बाकी ब्रांड्स प्रेजेंट कर देते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग कर रहे हैं, एंड जो प्रॉपर उसका शूट होता है उस तरीके से दिखाना उसको, हम लोग उतनी बेटर तरीके से कर नहीं पाए उसको अभी तक जितना हमें करना चाहिए उसको। बट डेफिनेटली इन सब चीज़ों का फायदा मिलता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक पर्सनल टच देता है प्रोडक्ट को। ये पॉइंट है इसलिए मैंने बोला क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग सम एक्सपेरिमेंट अराउंड इट। मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे
लोकल आर्टिशियन काम कर रहे होते हैं। राइट तो राइट अब उसका वीडियो बनवा के एंड देन कहीं ना कहीं हम अपने एड में कहीं पे वीडियो के अंदर एड कॉपी में जहाँ हम ट्राई कर सकते हैं उस चीज को हम डालते हैं। राइट। एंड वो मुझे कमेंट में कई बार रिप्लाई में ऑप्शन मिला हुआ है कि लोगों ने बोला है कि सपोर्ट दिस ब्रांड बिकॉज हाँ दे आर हाँ एम्पावरिंग राइट लोकल इंडियन समथिंग लाइक दैट। तो ये मेरा रीजन था बताने का कि अगर आप स्टोरी लाइन ऐड कर देते हैं अपने किसी ब्रांड के साथ ना तो राइट उसको एक पुश देना थोड़ा आसान हो जाता है। राइट। बिकॉज अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा वो लोग हैं जो इमोशनली आपसे हाँ, प्रोडक्ट बाई करते हैं। और क्या है ना, ग्रेजुअली और ज्यादा लोग इमोशंस में जा रहे हैं, मतलब स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दी स्टफ, बिकॉज अब उनको समझ में आ रहा है कि इन सब चीजों से क्या हो रहा है। फर्क पड़ रहा है yes। तो हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक इमोशनल स्टोरी जरूर होनी चाहिए। मामा अर्थ के पीछे उनकी इमोशनल स्टोरी है, फॉर एग्जांपल कि उनका हमारा बच्चा एलर्जिक था और ये बच्चा था yes। जो भी चीज, तो अल्टीमेटली उसने अपने शुरू के 100 करोड़ तो वैसे ही बेच दिए होंगे बच्चे की स्टोरी पे। उसके बाद उसने बाकी प्रोडक्ट लॉन्च करे जो बाकी पोर्टफोलियो का उसका मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट बन गया। अगर आज देखा जाए तो मामा अर्थ में कहीं पे भी बच्चों के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे होते नहीं, हैं। हाँ राइट तो इवेंचुअली वो चीज उन्होंने खत्म कर दी है, वो मार्केट में राइट कुछ और ही लेकर आ गए और अब किसी को याद भी नहीं है कि वो ब्रांड हाँ की स्टोरी हाँ कहाँ से शुरू हुई थी। राइट तो बट हाँ स्टार्टिंग में आई एम श्योर कि ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो नेक्स्ट सर अब आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक जो बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे जानने का। तो शार्क टैंक की जर्नी कैसे शुरू हुई एंड आपको मतलब एंट्री के लिए क्या करना पड़ा कि कोई कनेक्शन के थ्रू गए या फिर कोई जो फॉर्म्स आते हैं उनके उसके थ्रू थे। तो वो कैसे किया इनिशियल जो कनेक्शन था शार्क टैंक के साथ। तो यहाँ पे क्या है, शार्क टैंक में ना कुछ भी चीज डिसाइडेड नहीं है। मतलब अगर आप पहुंच गए तो आपकी किस्मत ही बहुत तेज होगी कि आप पहुंच गए वहां पे, क्योंकि इसमें 4 लेवल्स हैं आपके। आपको पहले एक फॉर्म फाइल करना है 15-20 पेज का, वो अप्रूव होने के बाद आपके पास दोबारा एक फॉर्म का लिंक आएगा। मतलब एंड इट टेक्स मंथ्स की, मतलब आपने आज फॉर्म भरा है वो 1 महीने बाद उसका रिप्लाई आ रहा है। तो आपकी आप हर स्टेज के बाद होप छोड़ देते हो कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो पहला फॉर्म फाइल करा, दूसरा फॉर्म फाइल करा, दूसरे फॉर्म में फिर आपको वीडियो पिच डालनी होती है वेयर यू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट एंड द स्टार्टअप। तो रात को 12 बजे 12:30 बजे जब सब घर में सो गए तो मैंने शांति में, मेरे को वो पिच रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने इसी रूम में खड़े होकर वो पिच रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अलमारी के अंदर फोन रख के। फिर मैंने वो पिच अपनी अपलोड करी है, उस 15-20 पेज का फॉर्म भरा है मैंने। फिर हमारा वो वाला लेवल क्लियर हो गया, फिर उन्होंने हमें लोकली, वो लोग आपको किसी होटल में, जैसे हमें वेलकम आईटीसी बुलाया था उन्होंने द्वारका, ओके उनकी टीम होती है एनालिस्ट की, और जो बिजनेस टीम होती है वो आपकी पिच सुनती है। फिर वहां पे भी क्या होता है कि एट टाइम्स क्या होता है, आपके वहां पे 2-3 दोस्त बन जाते हैं, उनसे पता चलता है कि यार उनका नंबर आ गया आपका नहीं आया, आप और ज्यादा होपलेस हो जाते हो। और 2-2 3-3 महीने बाद उनका रिवर्ट आ रहा होता है कि अब आपको फॉर एग्जाम्पल मुंबई आना है। मुंबई जाने के बाद भी क्या है कि आपके वहाँ पे 3 से 4 दिन का आपका प्रोग्राम रहेगा। 2 दिन वो लोग आपके रिहर्सल कराएंगे, तीसरे दिन आप लोग एक्चुअल में स्टेज आपको दिखाएंगे कि यार ये स्टेज है, आप यहाँ पे खड़े होगे और ऐसे ऐसे होगा। तो जो शार्क्स है उनको तब भी नहीं पता ये कौन सा स्टार्टअप है, शार्क्स को तब तक नहीं पता होता जब तक वो आपका सेटअप नहीं देख लेते जस्ट बिफोर योर पिच। तो वो जो वॉक होती है वहां पे, वो आपको 1-2 बार उसके रिहर्सल कराते हैं। वंस द डोर ओपन उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर यू आर इनटू द ग्राउंड, अब आपको खेलना ही पड़ेगा। तो वो पिच रिकॉर्ड होने के बाद भी फिर ऑब्वियसली हमें तो फंडिंग मिली नहीं थी वहां पे। तो हमें तो यही था यार हमारा तो टेलीकास्ट होना नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसा मसालेदार कोई चीज थी नहीं। एंड सुरभि स्पेशली शी वाज जस्ट इनटू डिप्रेशन कि यार सबका आ गया हमारा क्यों नहीं आया। ठीक है। तो बस वही है कि बाय चांस हमारे पास ईमेल आ गया कि हम आपका 13 से 26 फरवरी के बीच में एयर करेंगे। फ्राइडे को ईमेल आया, सैटरडे को मेरे पास फोन आता था कि हम आपका मंडे को ही एयर कर रहे हैं। तो मैं तो मंडे को भी श्योर नहीं था, मैंने मंडे को सुबह दोबारा फोन करके पूछा उनसे कि यार तुम पक्का कर रहे हो ना यार। उसमें भी क्या है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। तो जो उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था ना, उसमें हमारी पिच सेकंड थी। हाँ ठीक है। और जब एक्चुअल में एपिसोड आया तो पहली पिच हो गई, दूसरी किसी और की आ गई, और हमारी और ज्यादा फट गई कि यार ये साले करेंगे नहीं करेंगे। और वो पिच इतनी लंबी चल गई कि पौने 10, 10:50 हो गए। 10-50 ठीक है। और फिर आया अल्टीमेटली कि हाँ नरवाली लास्ट में जाके, और उन्होंने कहा चलो इज्जत बची, तो फिर सब जगह फैला दी कि हम आ रहे हैं शार्क टैंक पे आ रहे हैं। एंड शार्क टैंक में क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ लास्ट मिनट डिसीजन दैट दे पीपल टेक।
तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ईमेल भेज दें और आपकी पिच एयर ना करें। सो मैंने थोड़ा सा ये भी सुना है कि कई बार तो लोगों को फंडिंग का शो में दिखा दिया हुआ है, हाँ बट हाँ, इवेंचुअली लास्ट में जाके नहीं मिली है उनको it फंडिंग। it happens in US Shark Tank also. So almost 40% of the deals go through उसके there is no success rate. 40% का सक्सेस वहाँ पे सक्सेस रेट है जिनको चेक मिल जाते हैं और फंडिंग बाद में भी मिल जाती है। इधर द फाउंडर बैक्स आउट, इधर द शार्क्स बैक आउट, कभी टीम नहीं उनको कॉन्टैक्ट करती, कभी ड्यू डिलिजेंस नहीं क्लियर होता, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स की फंडिंग नहीं होती, तो वो वाली तो चीज। आपका शार्क टैंक का शो एयर हुआ, सो उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन का आपका क्या एक्सपीरियंस था? जो ग्रोथ हम लोग एक्चुअली देख रहे होते हैं कि जो एक्चुअली मैं भी सोच रहा होता हूँ कि कई बार कि मैं अपना ब्रांड को बस जल्दी से ग्रो करके नेक्स्ट शार्क टैंक में दिखा दूंगा एंड देन मैं रातों रात मिलियनेयर बन जाऊंगा, ऐसा सोच होती है और वो प्रेजेंट भी इसी तरह से होता है। और हाँ, कई बार एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड का अगर आप इंस्टा पे जाके देखो, आप जस्ट रिफ्रेश कर रहे होते हो और वो थाउजेंड्स में बढ़ रहे होते हैं राइट फॉलोअर्स। राइट राइट। तो वो सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस करी, ऑर्डर में किस तरह का ग्रोथ आपको दिखा, लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बना वहां पे लाइव आने के जब आप आए, देन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहें। तो देखो क्या होता है, हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपके साथ ये प्रोज रहे हैं कि आपकी मार्केटिंग फ्री की हो गई है, तो आपके पास कॉन्स ये भी रहे हैं कि आपकी पैकेजिंग की टीम तैयार नहीं है उतने ऑर्डर्स पैक करने के लिए। सो वी वर अमंग दोज लकी स्टार्टअप जिनके पास इन्वेंट्री होती है। हमारे पास इन्वेंट्री थी टू सर्व द कस्टमर, बट अल्टीमेटली उसको डब्बे में पैक करना, थैली के अंदर डालना, उसके ऊपर स्टिकर लगाना, वो भी तो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के लिए हमारी पैकेजिंग टीम ऑलमोस्ट 19 दिन तक फैक्ट्री के अंदर ही थी। हमने वहीं पे उनकी बेडिंग्स लगा रखी थी, वहीं पे उनका खाना आता था, सब कुछ वहीं पे होता था। वो सोते थे, उठते थे, पैकेजिंग करते थे, फिर सो जाते थे, फिर उठ जाते थे, पैकेजिंग कर लेते थे। बीच में आते थे, हिम्मत तोड़ देते थे, फिर हम उनको जाके उनकी हिम्मत बना के आते थे। मतलब बीच में ऐसा हुआ था कि मेरा अमेजोन ग्लोबल की कंसाइनमेंट जाना है, तो मेरे को खुद को जाके पैकेजिंग करनी पड़ी है, बिकॉज टीम ने बोल दिया सर हमारे पास टाइम नहीं है, आपको करना है, आप खुद आगे कर लो। और उस टाइम पे आप उनको ये नहीं बोल सकते भाई तू निकल जाए यहाँ से, तो वो तो निकल जाएगा क्योंकि ठीक है ना। तो मिलेनियर वाली चीज तो ऑब्वियसली नहीं होती, बट हाँ मतलब आपको एक अटेंशन मिलती है। स्पेशली हमारे केस में ऐसा हुआ बिकॉज पीपल हैव नोन वन ऑफ आवर कॉम्पिटिटर ब्रांड्स की, यार ये ब्रांड ही है स्पेस में, तो उनको दूसरे ब्रांड के बारे में भी पता चला कि नहीं यार ये वाला ब्रांड भी है। दो दो हमारा पहले भी ठीक ठाक नाम था, बट उसके बाद थोड़ा सा और बेटर हो गया इन टर्म्स ऑफ। फिर मैंने ऐसे ऐसे भी स्टार्टअप देखे जिनके फॉलोअर्स 3 गुना हो गए, लाइक 15-20 दिन में ही। तो हमारे भी 7-8 हज़ार फॉलोअर्स बढ़े इन टोटल अभी तक। बट हाँ मतलब ऑर्डर्स में वी सॉ गुड स्पाइक। मतलब हमने पर डे की सेल्स ही 5 लाख रुपए देखी है, मतलब उस टाइम पे ऑनलाइन सेल्स की वीकेंड्स में हमने 5 लाख रुपए की ऑनलाइन सेल्स देखी है। तो उसने हमें एक्चुअली कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ यार हम ये लोग हम ये नंबर्स अचीव कर सकते हैं। तो तब हमने उसकी तरफ काम करना शुरू करा। सब इतना ज्यादा ऑर्डर वॉल्यूम, ऑर्डर फ्लो आ जाता है, टीम इतना काम कर रही है, एट द एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। उस चीज को कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर आपके दिन के 1,000 ऑर्डर जा रहे हैं, 1,500 ऑर्डर जा रहे हैं, तो वो कस्टमर एट द एंड खुश है? आई एम श्योर आप सारे एक एक को नहीं देख सकते हैं, बहुत राइट। मुश्किल होता है, बट वो आप किस तरह से उस चीज का सिस्टम बना रहे हैं, या क्या आपको दिक्कतें आई उसमें, क्या आपने एक्शन लिए? यार हम लोग ना, मतलब मैं, देखिए क्या है, कंपनी में ना लीडरशिप मेरी है। तो जिस तरीके का गुरु होगा उसी तरीके के चेले होंगे। तो मैं बहुत मिसमैनेज्ड और अनऑर्गेनाइज आदमी हूँ, मतलब अगर मैं अपनी बेसिक नेचर की बात करूँ तो। अब जाके मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। और मुझे अल्टीमेटली ये रियलाइज हुआ कि इंसान को दूसरे की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। ठीक है, सिर्फ खुद आप गलती करते रहोगे तो आपको जिंदगी पूरी नहीं पड़ेगी। तो हमारी कस्टमर कंप्लेंट्स अभी तक भी खत्म नहीं हुए, मैं आपको सच्ची बताऊं उस टाइम की। एंड उस टाइम पे ऑर्डर फ्लो इतना ज्यादा था कि हम लोग 4 दिन पीछे चल रहे थे पैकेजिंग में। हमारी कुरियर कंपनी 4-4 बार दिन में ऑर्डर उठाने के लिए आती थी, अदरवाइज वो 2 बार आते हैं जैसे। हाँ, तो 4-4 5-5 बार आपके 11 बजे भी आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर उठाने हैं। हमारी एक बार गुड़गांव में मीटिंग थी, तो हमने रातों 11 बजे फोन करा, 14 लोग वहाँ पे ऑलरेडी पैकेजिंग कर रहे थे, मतलब फैक्ट्री में बैठ के रात के 11:30 बजे। तो उस टाइम पे कस्टमर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है एज सुन एज दे सी यू ऑन शार्क टैंक। और उससे हल्के से भी आप इधर उधर हुए तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमेंट डाल देंगे।
तो हमें ऐसे भी अतरंगी लोग मिले जिनको जो पोस्ट दिखा निर्माल्य का उसी के नीचे उन्होंने वही सेम बात लिख दी। तो ठीक है, मतलब आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। और हमने अच्छा खासा कस्टमर एक्वायर करा उस पीरियड में। हमने शायद से उस 15-20 दिन के टाइम में हमने 7,000 कस्टमर एक्वायर करे होंगे। तो एज अ ब्रांड वो चीज आपके लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है, आपको बड़ा पुश मिलता है उससे पॉजिटिवली। अगर आपको दुखी होना है तो आप उसमें भी दुखी हो सकते हो कि यार मेरे कस्टमर्स दुखी हैं, बट अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि यार अब आगे जाके मैं क्या ऐसा करूं कि कस्टमर्स दुखी ना हो। तो अब हम लोग फॉर एग्जांपल टिकटिंग बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे भी बंदा कुछ करे तो वहाँ पे हमारी टिकट्स क्रिएट हो जाए एंड वी कैन ट्रैक कि कस्टमर की कौन सी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई, कौन सी नहीं हुई। हम लोग WMS OMS लगा रहे हैं जहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ें ट्रैक हो जाए। तो हाँ, थोड़ा सा हम लेट काम कर रहे हैं उसकी तरफ, बट ठीक है, मतलब सूनर डन देन लेटर। तो वो वाली चीज़ है। तो बस वही चीज़ अल्टीमेटली कि सिस्टम आप पहले से बना लो। आप छोटे होगे तब तो आप सिस्टम बना लोगे, बड़े होगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो मेरे साइड से जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, आई थिंक अगर किसी को जानना होता है कि ब्रांड के क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होते हैं शुरू करने से लेके एंड तक एक स्केल आने पे, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं जो चैट में आए हैं लोगों के। और मैं एंड आपको बताता इस हूँ, हमारा तो अभी ऑनेस्टली बोला स्केल आया नहीं है। लाइक बेला बेटा ऑर्गेनिक का मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें दे आर प्रोसेसिंग 1 लाख ऑर्डर्स पर डे। तो 1 लाख ऑर्डर्स पर डे का वॉल्यूम सोचो ना कि क्या वॉल्यूम है, मतलब उसको कहते हैं स्केल। वो तो सर आप सही बता रहे हो, वो ट्रू है कि एक्चुअली स्केल तो वही है, बट हाँ, इवेंचुअली आई थिंक राइट सर जब हमारा एक बेबी ब्रांड होता है कि राइट वो राइट हमारी राइट। तरह बच्चा ही होता है वो। हम एक ऑर्डर से लेके जब डेली के 100 ऑर्डर पे जाते हैं तो वो भी हमें वही खुशी दे रहा है, 1000 ऑर्डर जाने पे भी सेम खुशी हो रही है। सो आज आज भी मेरे साथ सेम होता है जब मेरे स्टोर पे आता है ना, मैं नया स्टोर पे चालू किया और वहाँ पे आता है 1000 ऑर्डर या 100 ऑर्डर कंप्लीटेड, सेम खुशी होती है। राइट तो राइट राइट वो बेबी स्टेप लेना बहुत जरूरी है। एक राइट। मेरा एक पर्सनल मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे अभी आप बहुत सारे स्टार्टअप को आपने कंसल्ट किया है उनके फाइनेंसेस में, और काफी सारे फंडिंग के अराउंड आपने काफी सारा देखा है। तो एक ब्रांड जो कि एक पर्टिकुलर नीश में है, अ, वो लेट्स से एक मेरा क्लोथिंग ब्रांड है जो एक पर्टिकुलर नीश में है और हमने उसको 1 साल पहले शुरू किया। राइट नाउ हमारा मंथली रन रेट इफ 40-50 लाख के अराउंड का है एंड वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट डिसेंट 20-25% प्रॉफिट भी हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो ठीक एक बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि किस तरह का, क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत नया हूँ कि मुझे है। नहीं हाँ पता कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो सकती है, मुझे हाँ। कितना फंड रेज करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए। उसके लिए एक तो बताने का कौन सही सोर्स होता है, किससे डिस्कस करना चाहिए। सेकंड, अगर आप बता सको कि इवेंचुअली उसमें क्या वैल्यूएशन होती है तो लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। तो देखिए क्या है, जो D2C स्टार्टअप्स है ना, D2C स्टार्टअप्स का बड़ा सिंपल फंडा है वैल्यूएशन का कि जो आपके लास्ट 3 महीने की सेल्स है उसका एवरेज से आपकी मंथली सेल निकल जाएगी। इंटू 12 करोगे तो आपका ARR निकल जाएगा, एनुअल रन रेट। यस। इंटू 5x करोगे तो वो आपकी यूजुअल वैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर आपने ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी क्रिएट करी है तो आपको 6x 7x भी मिल जाएगा। आपकी सेल्स अच्छी है बट आपकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको 3x 4x भी मिलेगा। सो रेंजिंग फ्रॉम 3 to 6 7x आपको वो वैल्यूएशन मिल जाती है उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए आपकी एवरेज सेल्स आती है, आपकी 6 करोड़ रुपए की वैल्यू, आपकी 6 करोड़ रुपए की सेल्स है, तो आपकी 25 से 35 करोड़ के बीच में वैल्यूएशन है। डिपेंड्स ऑन आप कितना स्ट्रांगली पिच करते हो, आपकी स्टोरी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। बिकॉज देखिए क्या होता है स्टार्टअप में फंडिंग के लिए या वैल्यूएशन के लिए, मोर देन द आइडिया एग्जीक्यूशन मैटर्स फर्स्टली, एंड सेकेंडली और पिच मैटर्स कि आपकी पिच कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कि इन्वेस्टर को आपकी पिच सुन के ये लग रहा है कि नहीं लग रहा कि आप इंडस्ट्री डिस्टर्ब कर दोगे। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और वही सारी वैल्यूएशन डिफाइन करता है गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे एक और चीज आई थिंक बहुत बार हमारे पूरे सेशन में हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक आपका प्रोडक्ट दिखाना लोगों के सामने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आपने बताया कि दिव्यांशु आपके साथ साथ में है स्टार्टिंग से, तो क्या लगता है कि मार्केटिंग का स्टार्टिंग आपको किस तरह से प्लान करनी चाहिए, एजेंसीज के पास जाना चाहिए? अगर आई एम श्योर आपके पूरे मॉडल में तो आप लोग को नहीं आ रहा था चीजें, राइट यहाँ पे जो लोग आए हैं वो सारे मोस्टली मार्केटिंग बैकग्राउंड के ही हैं। तो राइट। उस पे कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि
इस पॉइंट पे आके जब मैं खुद एक ब्रांड बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए टुवर्ड ऑपरेशन, टुवर्ड गेटिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जो भी सारा प्रोडक्ट लाइन होती है, उस चीज़ों पे सोचने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन रनिंग एड्स। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अ ब्रांड ओनर, जब वो एक मार्केटिंग गाय से खुद को शिफ्ट कर रहा होता है एक ब्रांड ओनर की तरफ, तो खुद से ही उस पर फोकस करना चाहिए और टू आउटसोर्स समवन जो एक्चुअली इस चीज को अच्छे से कर सकता है? आपके क्या थॉट हो इस पे? देखिए, मैं कंसिडरिंग द कम्युनिटी प्रेजेंट हेयर, मैं आपको ना एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ना, द बेटर यू विल बी एबल टू इवॉल्व योर सेल्फ, आपका उतना ज्यादा लंबा रिलेशनशिप चलेगा अपने क्लाइंट के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को फॉरेस्ट एसेंशियल बनना है आज, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी द सेकंड फॉरेस्ट एसेंशियल, बाकी सारे सबको मारो गोली। तो मैं सिंपल, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी एजेंसी के पास या मेरे डिजिटल मार्केटर के पास वो क्या कहते हैं, वो सेंस है कि वो इस वो उसके अंदर इवोल्यूशन की कैपेसिटी है कि वो उसको फॉरेस्ट एसेंशियल बना सकता है। अगर वो उसको फॉरेस्ट एसेंशियल बना सकता है तो आप उसके साथ लॉन्ग टर्म जाओगे। और इसके अंदर ना, एज अ लीडर या फिर एज अ ब्रांड ओनर, आपका भी बहुत ज्यादा रोल होता है कि आप कैसे उस चीज को ड्राइव कर रहे हो। देखिए क्या है, आज मैं फॉर एग्जाम्पल सैलून जाता हूँ, तो वो मुझे पूछता है कैसे बाल काटने हैं? मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता कैसे बाल काटने हैं। यू नो द फेस कट, यू नो द क्वालिटी ऑफ हेयर, आपको पता है कितने बाल काटूंगा तो बाल खड़े हो जाएंगे, आप उसके हिसाब से बाल काट दो। तो मुझे पता है मेरा एक्सपर्टीज किस चीज में है, मेरे को पता है उसका एक्सपर्टीज किस चीज में है। तो मतलब देखिए, मैं आई आई हैव बीन अ वेरी ऑनेस्ट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ। तो वहां पे, और आपका जो रिलेशनशिप है ना, लॉन्ग टर्म वो ऑनेस्टी पे ही चलता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म तो ठीक है, यू विल मेक शॉर्ट मनी, आप कुछ भी कर लेंगे, बट मोर देन रनिंग एड्स, मोर देन मार्केटिंग, मोर देन एनीथिंग एल्स, आपको उस ब्रांड के साथ साथ इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को, अदरवाइज आप पीछे छूट जाओगे, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, जो दिव्यांशु की पूरी टीम है, उनको मैंने अमेजोन के लिए बहुत ज्यादा पुश करा कि यार, आपको फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट हैव दी कंप्लीट नॉलेज ऑफ अमेजोन, हर बंदे ने तो जीरो से ही स्टार्ट करा होगा ना, जिसने भी अमेजोन सीखा होगा, तो आप भी वहां से सीखो उसको, फॉर एग्जाम्पल आप भी करो, आपको आता है ऑलरेडी, आप और ज्यादा सीखो उसमें। अब मेरे को एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी ने पिच करा, उन्होंने बोला हमारे पास इस बंदे का अकाउंट है, हम 25 लाख रुपए महीने की सेल करते हैं, वी आर ऑलरेडी ऑन दैट नंबर, 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम फ्रॉम द टाइम ही पेड मी। तो वो वाली चीज है। तो सर्वेश जी ने जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, मतलब इनका जो प्रोसेस था अमेजोन में स्पेशली एवोल्यूशन का, वो कमाल का था। मतलब इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अमेजोन से वो सीक्रेट पूछने में कि सेल्स कैसे बढ़ सकती है, और अमेजोन ने भी कसर नहीं छोड़ी बताने में, क्योंकि जब आपका अकाउंट परफॉर्म कर रहा है तो अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को फायदा हो रहा है। उन्हें फायदा तो वो वाली चीज है कि मतलब आपका, आपकी जो टीम है वो कितनी ज्यादा इवॉल्व कर रही है ना आपके साथ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। और तो कभी कभी ऐसा भी होता है फॉर एग्जाम्पल एजेंसी में कि आपको अपने से ज्यादा स्मार्ट बंदा हायर करना पड़े, अल्टीमेटली मालिक आप ही रहोगे, लेकिन वो बंदा आपको सिखा के जाएगा कि यार सिखा के ये जाएगा। चीजें कर लियो, अगर ब्रांड बड़ा बनाना है तो मुझे लगता है एज अ एजेंसी, एज अ मार्केटिंग एजेंसी, एज अ डिजिटल एजेंसी, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और इवेंचुअली मेरा तो सजेशन यही है, अगर यहाँ से कोई भी ब्रांड बनाने पे जा रहा हो तो अपने एड्स वाले काम को आप किसी और को सौंपिए जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सके। क्योंकि जब से मैं खुद ब्रांड्स पे गया हूँ, बहुत ही कम टाइम मिलता है जब मैं खुद एड्स पे फोकस कर पाता हूँ। राइट। बिकॉज मुझे नया प्रोडक्ट ढूंढना है, उसको सोर्स करने का देखना है, बहुत उसको पैकेजिंग देखनी, इतने सारे प्रोसेस है जहाँ राइट। पे आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शायद नहीं हो कि आप जाके खुद पैकिंग नहीं कर रहे हो, बट इवेंचुअली अगर आप नहीं बताओगे या गाइड करोगे तो प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो हमारा फोकस वहाँ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी पे ध्यान देना राइट। चाहिए। नेक्स्ट एक और एक दो क्वेश्चन और लेते हाँ, हैं हाँ जी, पूछिए। यहाँ से। शुभोदीप दास ने पूछा है कि विदाउट एफबी एंड गूगल, is there any type of marketing channel you are using? तो तो ऑनलाइन में तो एफबी और गूगल के हमारे पास सिर्फ मार्केट प्लेसेस है, बट ऑफलाइन में जैसे हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज अ टाइप ऑफ अ चैनल जहाँ पे आप जीरो कॉस्ट पे कस्टमर एक्वायर कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको ढूंढना है कि, अब जैसे वहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन सी इंडस्ट्री मेरा प्रोडक्ट खरीद सकती है। जैसे हमारा प्रोडक्ट
फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा चला, नॉन टेक भी, मतलब नॉन फार्मा भी खरीदता है, बट वी वर लकी इनफ टू हैव दैट नेटवर्क जहाँ पे फार्मा इंडस्ट्रीज हमारा प्रोडक्ट खरीदती है, तो वहाँ पे हमारी क्वांटिटीज बहुत यूज होती है। तो एक तो मेरी उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ जाती है, फिर मुझे प्रॉफिट्स वहाँ पे अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाज वन स्ट्रीम जहाँ से मेरे को प्रॉफिट आ रहा था, जिससे मेरा लॉस यहाँ पे फंड हो रहा था। एक एक मेरा क्वेश्चन है कि अपना आपने इनिशियल तो आप नहीं थे किसी मार्केट प्लेस पे, आप वेबसाइट पे ही कर रहे थे। राइट। तो मार्केट प्लेस पे जाना कितना जरूरी है, और कितना परसेंट ऑफ योर मंथली सेल वो आपको एक दे रहा होता है, और कितना स्मूथ है वो चीजें? देखिए बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो सिर्फ मार्केट प्लेस से ही बने हैं, स्पेशली बोट, जैसे बोट है, बोट। वो सिर्फ मार्केट प्लेस पे बना है। तो मार्केट प्लेस पे जाना इसलिए जरूरी है बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन पे वो लोग पैसा खर्च चुके हैं और उनके दे हैव अ गुड सेट ऑफ कस्टमर्स। उसमें भी क्या है ना कि देर आर अ लॉट ऑफ मार्केट प्लेस एज ऑफ टुडे, वन ग्रीन है, पॉप क्लब है, अमला आर्ट है, असॉर्ट है, फरहान ढिमकाना, बहुत सारे हैं। बट जो आपका प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे परफॉर्म कर सकता है वो शायद किसी और मार्केट प्लेस पे नहीं करेगा। नहीं कर सकते। तो आपकी प्रेजेंस मार्केट प्लेस पे बहुत जरूरी है। एंड ये चीज हमारे इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग में लिव स्पेस के जो फाउंडर है रमाकांत शर्मा, उन्होंने पॉइंट आउट करा था कि आप अपने मार्केट प्लेस को स्ट्रॉन्ग करो, आपका मार्केट प्लेस प्ले बहुत ज्यादा वीक है। तब हमने एक्चुअली उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा था। तो मार्केट प्लेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग योर ब्रांड। और सर अभी आप क्विक कॉमर्स साइट्स पे हो या या क्विक कॉमर्स साइट से मेरे को जाना है, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा रहा हूँ बिकॉज उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है और उतना ज़्यादा उनके डार्क स्टोर्स में जगह नहीं है। तो मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से जाना पड़ेगा जो मैंने ऑलमोस्ट ढूंढ लिए हैं। अब मेरे को उनको एक बड़ा अच्छा सा नोड बना के देना है, तब जाके मैं क्विक कॉमर्स पे जा पाऊंगा। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज फार एज अ D2C ब्रांड इज कंसर्न। लोगों की 10-10, 15-15 लाख रुपए की सेल सिर्फ स्विगी इंस्टामार्ट से आ रही है मतलब महीने की। नहीं, एक मैंने इसलिए पूछा कि बिकॉज हमारे क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, देन वी थॉट कि यार क्या ऑर्डर करना है, हाँ। क्योंकि हम ब्रश करने जाते हैं और हम ऑर्डर करते हैं, ब्रश करके बाहर आए, ऑर्डर आ गया। राइट 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 तो राइट इवेंचुअली रेडी होके पूजा करने वाला ही सबसे पहला पार्ट होता है। तो राइट आई थिंक वो एक एंगल होगा जहाँ पे आप एक अच्छा कैश इन कर सकते होंगे क्विक राइट कॉमर्स से। राइट। और फिर उसमें क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्विक कॉमर्स वाले ऑफर दे देते हैं कि आप 100 रुपए का और ऑर्डर कर लो तो ये चीज आपको 10 रुपए की मिल जाएगी। तो वो सब चीजें भी मतलब दे हैव देयर ओन वेज ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट। तो आपका, मार्केटिंग। आप देखिए क्या है, जब आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं ना तो आपको माइंड प्रेजेंस क्रिएट करनी है। अगर आपने माइंड प्रेजेंस क्रिएट कर ली ना तो जो आपका कस्टमर है वो आपको हर जगह ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसको हर जगह मिल जाओगे ना तो दैट इज अ कस्टमर डिलाइट फॉर यू। यस। तो उस चीज पे भी मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं हर जगह अवेलेबल हूँ जहाँ पे मेरा बंदा, मैं मेरा कस्टमर मुझे ढूंढ रहा है। सो नेक्स्ट, क्या विदाउट फंडिंग बूट स्ट्रैप से और डेप्ट से इतना बड़ा ब्रांड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। डिपेंड करता है आपको कितना फास्ट मूव करना है। अगर जैसे जो मेरा पॉडकास्ट था उसमें भी मेरे पास सेम क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू रेज फंड्स। तो वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज भागना चाहते हो। या फिर आपको देखिए क्या है, फंडिंग वाला ना जो पूरा गेम है वो सीखना पड़ता है, वो बड़ा डिफरेंट गेम है। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे देयर इज अ कॉफी ब्रांड जिनको मैंने पिच करा था, ही इज एन इन्वेस्टर, वो मैकेंजी में काम करते थे। 2017 में ही लेफ्ट हिज जॉब एंड टोटल ऑनलाइन सेल्स ऑफ कॉफी में उनका 10% शेयर है 2022 में। विद इन 5 years ही बिल्ड दैट ब्रांड बूटस्ट्रैप्ड कि उनकी पूरे कॉफी की सेल्स में 10% मार्केट शेयर हो ऑनलाइन सेल्स में। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू रेज फंड्स। आपकी खुद की स्ट्रैटेजीज, और कभी कभी कोई एक स्ट्रैटेजी ऐसा हिट करती है कि जो पूरे ब्रांड को टर्न अराउंड कर देती है, और वो आपका ब्रांड का फिर केस स्टडी बन जाता है कि यार इस केस स्टडी है मतलब दिस फॉर दिस ब्रांड। तो डेफिनेटली हो सकता है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, अभी कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर। बट इस टाइम जो इकोसिस्टम है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे जल्दी कौन कर रहा है, सबसे जल्दी आगे कौन है उस चीज में, सबसे पहले कौन मार्केट कैप्चर कर रहा है। राइट बिकॉज राइट ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखता है कि आपका कॉम्पिटिटर तो इतने टाइम पहले इन्वेस्टमेंट उठा के ऑलरेडी इतना ज्यादा सेल करने लगा है। राइट। तो कई बार बूटस्ट्रैप ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन, बट हमेशा नहीं रहता। आई थिंक व्हेन हाँ मतलब आप इतने बड़े ब्रांड गेम पे हो अगर। राइट, स्पेशली जब आप फंडिंग रेस कर लेते हो ना तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जैसे हमारे हमारे कैटेगरी में माई पूजा बॉक्स डॉट कॉम करके एक स्टार्टअप है, वो पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप्ड है।
और बहुत अच्छी सेल्स है उनकी, ठीक है ना। तो उनके पास अपनी कैपिटल बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली, तो वो भी एक फैक्टर है। बट हाँ मतलब दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। उन्होंने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रेस करा। तो डिपेंड करता है वो सब चीज़ों के ऊपर। देर आर मेनी फैक्टर्स, उसका एक पॉइंट से जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसी पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, इफ समवन इज स्टार्टिंग हाउ टू लर्न फंडिंग गेम। यार ये ना आपको देखो आधे से ज़्यादा तो शार्क टैंक देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी आप शार्क टैंक यूएस देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इंडियंस की क्वालिटी इंडियंस की है, शार्क टैंक यूएस देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी देखिए क्या है कि नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह या फिर जो लाइव पिचिंग सेशंस होते हैं वो आप थोड़े बहुत अटेंड करोगे तो आपको मेजरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आपको देखिए क्या है, अल्टीमेटली हर फाउंडर की लाइफ में वो एक रात आती है जिस दिन वो बैठ के 100 इन्वेस्टर्स को ईमेल लिखता है, ठीक है ना। तो अब आपको वो रात पहले लानी है कि भाई मैं किसी का सहारा लूँ उससे पहले मैं 100 इन्वेस्टर्स को ईमेल लिख दूँ, बिकॉज डेटा बेसेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी कि कौन सा इन्वेस्टर की कौन सी ईमेल आईडी है। एंड कभी कभी मतलब कोल्ड ईमेलिंग से ही आपका काम बन जाता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हो, बट अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेलरेटर्स। बट उस एक्सेलरेटर का प्रॉपर रिसर्च करो, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा एक एक्सेलरेटर खोल के बैठा भाई। हर दूसरा बंदा फाउंडर है, भीड़ में पत्थर मार देंगे तो किसी फाउंडर का सर पे जाके लगेगा, वो इतने सारे फाउंडर्स हैं। उसका रीजन आई थिंक वो है इसी वजह से, इसके अराउंड स्कैम भी इतने ज्यादा अभी एक हमने सुना वो जो नोएडा में हुआ है, तो हाँ वो मतलब रीजन ही यही है आई थिंक। हाँ देखिए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है वो चीज़ अच्छी है, बट उसके साथ साथ आपको कैलकुलेटिव भी होना पड़ता है, आपको एनालिटिकल भी होना पड़ेगा कि यार मैं आप ओवर ओवर एंथुसियास्टिक और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे तो अल्टीमेटली आपका ही नुकसान हो रहा होगा। वो भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में पैर रख रहे हो या फिर आप फाउंडर बन रहे हो। आई थिंक हमने सारे डाउट्स भी ले लिए, मेरे खुद के जितने डाउट्स थे मैंने पूछ लिए। इफ एनीवन इज लेफ्ट, किसी को अपने आप को अनम्यूट करके पूछना है, सो वी हैव जस्ट 5 मिनट और मे बी जस्ट 2-3 मिनट्स हम उसमें ले सकते हैं क्वेश्चन, इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग। वर्चुअल सीएफओ आपको हेल्प कर सकता है इस मतलब फंड रेज करने में, अगर अगर उनके पास पूरा स्टार्टअप, अगर उन्होंने स्टार्टअप का काम करा है तो पहले। बिकॉज एक बिजनेस के अकाउंट लिखना और एक स्टार्टअप के अकाउंट्स का काम करना टोटली डिफरेंट बॉल गेम्स है। क्योंकि स्टार्टअप का काम करने में एट टाइम्स आपका कॉस्ट ओवररन हो जाता है, बट आप कर रहे होते हो क्योंकि आपको मजा आ रहा होता है फाउंडर के साथ काम करने में। तो वर्चुअल सीएफओ डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि उनका कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स में। यश, कोई और डाउट है? किसी का कोई और डाउट है सो प्लीज यू कैन हाँ आस्क, सर, ठीक है। एक ये डाउट था कि लेट से आप ऑनलाइन अच्छा कर रहे थे बट आपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत कैसे की, एंड हम लोग को लाइक क्या चीज हेल्प कर सकती है कि लेट से हम लोग लॉस भी मेकिंग कर रहे हैं बट ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अपना अच्छा करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहां से भी निकाल सकते हैं। तो यार ऑफलाइन में ना देखिए क्या है, अल्टीमेटली मेरे को फिर मेरी नेटवर्किंग ही काम आती है कि जिन स्टार्टअप के साथ मैंने पहले काम करा था उनके स्टाफ के साथ मेरी अच्छी बनती थी, उन लोगों ने मुझे और 2-4 लोगों से इंट्रोड्यूस कर दिया तो मेरे लिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाला चैनल खुल गया, ठीक है। अदरवाइज जिन लोगों को मैंने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में पिच करा, दे आर वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स इन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, और वो इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं है। तो मुझे पूरा एक सवा साल लगा उसको क्रैक करने में। तो परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस इज वन थिंग जो एक फाउंडर को या फिर एक एंटरप्रेन्योर को भूलना नहीं है, लगे रहना है, कभी ना कभी तो वो क्रैक हो जाएगा। और सर क्या आप कोई ऐसा एक्सीलरेटर है आप कह रहे थे कि जो लाइक आपको पता है कि ये अच्छा है और आप हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं? या डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है आपका, ओके। ठीक है ना। आपके प्रोडक्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका सास प्रोडक्ट है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपका D2C प्रोडक्ट है, आपका क्या चीज़ है। और D2C में भी क्या है कि अगर वो एक्सेलरेटर ऑलरेडी उस कैटेगरी में काम कर रहा है तो एक अच्छा एक्सेलरेटर दोबारा से उस कैटेगरी का स्टार्टअप नहीं पकड़ेगा अनटिल अनलेस वो उससे एग्जिट ले चुका है। गॉट इट, गॉट इट। तो जो इंसान इंडस्ट्री में मना कर देना वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइज दैट यू वांट, क्योंकि मना करने वाले बहुत कम है। तो आई थिंक हमने सबके क्वेश्चन ले लिए, सारे डाउट क्लियर कर दिए। तो बहुत ही मजा आया भरत सर आपसे बात करके, लगा ही नहीं था कितनी जल्दी टाइम निकल गया। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है भरत सर यस से।
जी मतलब थोड़ा ये ऐसे है कि मतलब जैसे अब आप एक फाउंडर हो, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हो, अब इतने सारे लोगों के साथ काम करना है, और सबसे बड़ी बात आप खुद भी एक फादर हैं, फिर उससे भी बड़ा चैलेंज अपनी वाइफ के साथ ही काम करना वहां पे मतलब अब सुरभि मैम भी साथ में ही है, तो हाँ जी मतलब इतने सारे लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर मतलब वही वाली बात है, जैसे आपने बोला ना, जो पैक कर रहा है वो तो आपको उल्टा जवाब दे देगा, लेकिन आप उल्टा जवाब नहीं दे सकते उसको। तो उन सब चीजों को आप कैसे पेशेंटली मैनेज करते हो? मतलब क्या आपका माइंड में थॉट रहता है कि जैसे कभी किसी ने आपको पता है कि भाई मतलब ऐसे उल्टी बकवास कर रहा है, मेरे से मन कर रहा है इसका थप्पड़ मार दूं मैं एक, तो उन सब वो कहते हैं ना कि इतने सारे लोगों की, क्योंकि अब सारा आपका जो काम है वो सारा टीम वर्क वाला गेम है। राइट अब इतने सारे लोगों के सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, फिर वो पेशेंस रखना अपने अंदर, सबको जवाब देना कि सब खुश रहें, सारे सेटिस्फाइड भी रहें, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है आप किसी को मतलब एज अ स्लेव की तरह काम करवा सकते हो। राइट तो मतलब वही है कि सबको मोटिवेटेड भी रखना, और आपको पता है कि ये है, मतलब तो उन सब चीजों में आप कैसे अपने आप को मतलब क्या होता है पेशेंटली या किस तरह से लेके चलते हो? क्या थॉट रहता है इन सब चीजों का? सर्वेश जी, क्या होता है देखिए, को फाउंडर बहुत सारे हो सकते हैं, फाउंडर एक ही होता है, ठीक है ना। और फाउंडर वो होता है जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर के ऊपर लेके बैठा हुआ है। अगर वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेके बैठा हुआ है तो उसके अंदर वो हिम्मत होगी कि वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेके बैठे। मेरा एक्सपीरियंस सुरभि के साथ एज अ वर्किंग पार्टनर मेरा ऑनेस्टली अच्छा रहा है शुरू से, बिकॉज हमने ना बड़ा कॉन्शियसली डिसाइड करा है, जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा फाउंडर्स है ना, बड़ा कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आपका वर्क एक्स या फिर आपका एरिया ऑफ वर्क कौन सा है, और फिर दूसरे के में जितना कम टांग अड़ाओगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी राजीव जी को पूछा कि ये वाला इन्वेस्टर आ रहा है, इतनी वैल्यूएशन मांग रहा है, ही हैज नेवर क्वेश्चन मी कि ये तो ज्यादा है या फिर ये कम है। उन्होंने बोला कि ये आपका डोमेन है, आपको देखनी है चीज, मुझे नहीं देखनी। मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एग्जांपल मुझे कभी लगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैं कभी खुद नहीं गया सेक्शन में देखने के लिए कि वो कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ राजीव जी को फीडबैक पास ऑन करा कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप देखो कैसे हो रहा है। तो पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज, आप ये चीज तो भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि आप सबको खुश कर सकते हो। ठीक है, कभी ना कोई प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में ना, तो वो समझ जाएगा कि उस टाइम पे आपने उसको क्यों रूड रिस्पॉन्ड दिया, या फिर उस टाइम पे आपने क्यों नहीं उसकी सुनी। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले तो ऑलमोस्ट छट जाएंगे आपके शुरू के सालों में। तो बिल्कुल सर, एक बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ता है। अब आज के टाइम पे ऐसा भी होता है कि कोई क्लाइंट जिसको मैंने ऑन बोर्ड करा था बैंक बॉस में, वो कहता नहीं मेरा केस तो फॉर एग्जांपल आप ही करोगे, और फिर मुझे निर्माल्या से टाइम निकाल के उसका केस तैयार करके उसको देना पड़ता है। तो और यहाँ पे फिर फैमिली भी है, तो देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मैं अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, या मैं अपनी हॉलीडे सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो आपके पास वो 24 घंटे, उस 24 घंटे में आपको सब कुछ मैनेज करना है, और आपको देखना है कि जो आप काम फॉर एग्जांपल अनप्रोडक्टिव टाइम में कर रहे हो, वो कौन बंदा कितने रुपए में कर देगा, और आपकी वैल्यू उससे ज़्यादा है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गुड़गांव गाड़ी चला के जाऊँ, 2 घंटे लगते हैं, तो मेरे बस की नहीं है, मैं ड्राइवर लेके चला जाऊँगा, मैं पीछे बैठे काम कर लूँगा, ड्राइवर गाड़ी चला लेगा, क्योंकि मेरे 2 घंटे की वैल्यू शायद से ड्राइवर के 5 दिन की सैलरी के बराबर है। तो मुझे अपना आप को थोड़ा सा वहाँ पे हाई हेडेड रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं सोच नहीं पाऊंगा उस लेवल पे कि मेरे को टाइम कैसे निकालना है। और मैनेज तो ग्रेजुअली, इट इज एन आर्ट दैट यू लर्न। तो वो वाली चीज है। एक सर छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा। लेट से हम हाँ लोग जी इकोसिस्टम से हैं, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो हाँ जी। कंपनी को क्या प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस अभी तक किया उसको दिखा सकते हैं एथन प्राइवेट लिमिटेड, या फिर हम लोग जिस दिन प्राइवेट लिमिटेड बताएंगे उस दिन से ही वो सब चीजें शुरू होने वाली है ब्रांड की आप जैसे? जिस दिन प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे, आपको उसी दिन से प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते यूज। और अगर आप अपना बूटस्ट्रैप बिजनेस चला रहे हो, तो आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में ही चलाते रहो। बेकार के खर्चे पालने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड जस्ट अमाउंट्स टू अ लॉट ऑफ अदर एक्सपेंसेस जिनकी जरूरत नहीं होती, अगर आपको फॉर एग्जांपल फंड रेजिंग नहीं करनी है तो वो वाली चीज है। सर्वे सर ने जो क्वेश्चन पूछा और जो भरत सर ने उसको रिप्लाई दिया, तो मुझे यही समझ में आया कि हमें एवेंजर्स की तरह एक्ट करना पड़ता है जब हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। राइट अपनी पर्सनल जिंदगी भी जीनी है, बट हाँ दुनिया की सेवा भी करनी है।
तो जी। 24 घंटे में 48 घंटे काम करना पड़ता है। और जब आप नेटवर्किंग करने लगते हो ना, तो आप दुनिया के ज्यादा होते हो और अपने खुद के कम होते हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। तो वो भी आपको चीज मैनेज करनी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी की या घर वालों की ही चीजें आएंगी, आपके पास बाहर वालों की भी चीजें बहुत सारी आएंगी। क्योंकि आपकी भी आई थिंक जब कोई हेल्प कर रहा है तो इवेंचुअली किसी पॉइंट पे आपने भी किसी की हेल्प करी होगी, तभी वो रिटर्न राइट, में आ रहा होता है। तो वो हेल्प करने के लिए भी टाइम देना है। तो बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट सर। दिव्यांशु ने हैंड रेस किया है। तो अच्छा। मैं स्टार्टअप का एक छोटी सी चीज ये है कि एक मेजर सक्सेस जो मुझे भी दिखा है वो ये है कि भरत जी चीज को लेके ओपन है कि अगर आप कुछ टेस्ट करना चाहते हो ना, वो एक ओपन हैंड देते हैं, चाहे वो मार्केटिंग में है, चाहे वो वेबसाइट में है, चाहे किसी भी चीज में है। मतलब उन्होंने मेरे कहने पे कुछ प्रोडक्ट्स भी टेस्ट किए हैं कि सर ये प्रोडक्ट चाहिए। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो इनका कि ये हमेशा से ओपन रहे कि मतलब सर ये टेस्ट करना है, ये डिस्काउंट लगा दें, हाँ लगा दो, ये कैंपेन चलाना है, ऐसी कम्युनिकेशन सेट होगी, ठीक है टेस्ट कर लो। तो निर्माल्या उस वजह से मतलब हमारे ग्रुप पे रेयर पॉइंट्स होते होंगे जहाँ पे मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि अच्छा ये चीज से क्या होएगा, या फिर ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ कई ये बार होता है कि हाँ बोलने के बाद पूछते अच्छा ये किया हाँ क्यों था हमने। हाँ। तो इनके इनकी तरफ से कुछ आता है कि सर ये चीज करते हैं, मैं क्या कर दो, मतलब मुझे पता ही नहीं है मैं उसमें क्या हाँ या ना करूँ फॉर एग्जाम्पल। तो बस एक प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, वो तो तुम्हारे पास वैसे भी है, डीम्ड है, लेकिन ठीक है तुम ले रहे हो, वो तो मेरी इज्जत कर रहे हो। एंड बट उसमें कुछ अदरवाइज वो पॉइंटर्स होते हैं पहले जो से। जो नीले भाई मुझे रिकमेंड करता है। तो कम्युनिटी को शायद ये नहीं पता होगा ज़्यादा कि निर्माल्य में कई ऐसे कैंपेन्स हैं, कई ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं नीले भाई के साथ बैठ के मतलब डिस्कशंस हुए हैं, उन्होंने रिकमेंड किए हैं, एंड उसके बाद हमने वो चीज़ टेस्ट भी करी है और बहुत फीडबैक भी मिले मुझे। तो मेरी खुद की जो लर्निंग है ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली, वो निर्माल्य ब्रांड में, क्योंकि कोई भी ब्रांड ओनर इतना ओपन हैंड नहीं देता। एंड जितना साइमल्टेनियसली जो मेरे पार्टनर है सर्वेश, वो भी मतलब बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि मैंने लड़के की कुछ चीज़ें करी हैं एंड जो सर्वेश जी का दोनों था ठीक है ट्राई कर लो, एंड बैक एंड पे बार ऐसा होता है कि दिव्यांशु मुझे कुछ चीज दिखा रहा होता है, कहता है सर हार्ट अटैक मत लाना, मैंने कहा मेरे को नहीं आएगा हार्ट अटैक, जब तेरे को आ जाएगा तो मैं देखूंगा कि तुझे क्यों आया है, उसके बाद हो सकता है मुझे आ जाए, पहले तो मुझे नहीं आएगा। नीले भाई तो का भी निर्माल्या मेरे क्लोज ही इसलिए था कि व्हेन रील स्टार्टेड वर्किंग ना, लास्ट ईयर आई थिंक, यही यही टाइम था व्हेन दिव्यांशु केम टू मीट मी एंड वी वर डिस्कसिंग राइट। कि ये टाइम है जहाँ पे यू शुड वर्क ऑन रील और वो चलेगा। राइट। और उसके बाद काफी मैंने देखा कि रील पे काफी काम हुआ है। रील आई थिंक चली भी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए उस टाइम पे। मेरे खुद की रील पे 37,500 व्यूज हैं, मतलब जिसका मैंने एक रुपए की भी ऐड नहीं चलाई है, ठीक है ना। 2,35,000 व्यूज है, साढ़े 37,500 लाइक्स हैं उसमें, सॉरी। तो रील पे तो डेफिनेटली मतलब वो दिख रहा है कि क्या किस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है रील्स का, तो दरअसल डेफिनेटली नीले वो तो है ही नीले के एक कहने पे एक्शन पॉइंट जहाँ पे मतलब सबको एक काम महीना, करना है। 1 से 2 महीने ऐसे गए हैं नीले के सजेशन के बाद जहाँ पे शायद आपको हमने नहीं बताया होगा कि रील कैंपेन के अलावा कोई और कैंपेन नहीं चल रहा था एटलीस्ट 1.5-2 महीना। क्या बात। मतलब वो उस टाइम बिल्कुल भी हमने वो कैंपेन चलाए नहीं, सिर्फ रील कैंपेन थे। नहीं नहीं यार, थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट से ही आ जाएगा, मतलब मैं तो बस बकवासबाजी करने में आगे वो भी कर अरे रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है सर। अब कम्युनिटी ही आई थिंक हेल्प करती है जहाँ पे हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग वर्क। राइट राइट। तो अब वही चीज हम प्ले कर रहे थे। मुझे तो आज भी कोई बंदा आता है बोलता है कि ये ब्रांड है मेरा, मुझे हेल्प कर दो। आई वुड लव कि मैं उसको कुछ ना कुछ उसका एक ब्रांड देके कुछ ऐसा चीज बोल दूं कि मे बी वो 10 रुपए की सेल से 11 रुपए की सेल हो जाए। राइट वो राइट। मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑन दैट नोट आई थिंक हमने काफी डिस्कशन कर लिया और एक लंबा सेशन खींच गया जहाँ पे मैं 1 घंटे का सोच रहा था। वी हैव क्रॉस 1 hour 30 minutes। और थैंक्स अ लॉट भरत सर फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज जो लोगों को एक्चुअली चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट विद ब्रांड और आगे क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर है। एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दिव्यांशु फॉर कनेक्टिंग मी विद भरत सर जिसकी वजह से आज सेशन हो पाया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
और भी कोई हेल्प हाँ। चाहिए कम्युनिटी को या किसी को भी, तो आई एम देयर। मुझे आप मतलब यू कैन रीच मी थ्रू दिव्यांशु, एंड जो भी हेल्प चाहिए होगी आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प आउट। जस्ट एक वार्निंग दूंगा, प्लीज कोई जाके जबरदस्ती अब डीएम और व्हाट्सएप नंबर ढूंढ के मैसेज मत करने लगना। इट्स नॉट दैट इजी कि आप मैसेज करो तुरंत रिप्लाई आ जाए। हाँ, अगर थिंग्स विल बी गुड तो आई विल प्लान कि कभी भरत सर अगर गुड़गांव आ रहे हो एंड एक छोटा सा मीटअप मैं प्लान कर लूंगा, जहाँ पे मैं उनको बुला लूंगा जो एम्बेसी से एज अ ब्रांड कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका मे बी गाइडेंस हो जाएगा और फंडिंग और कुछ भी ऐसा जो 1-to-1 बैठ के बात हो सकती है जहाँ पे। बट हाँ, उससे पहले आप लोग ग्रुप में पूछिए, दिव्यांशु से पूछिए, जो भी बात होगी दिव्यांशु आगे कन्वे कर देंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। Thanks a lot everyone for joining today. It was lovely session, and on this note, we are ending this call. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care.